अब हमारे पास जो इंटरनेट का जो मॉडल है, इंटरनेट बेसिकली आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मॉडल सर्विस का जो मॉडल है उसका, वो है बेस्ट एफर्ट। अब बेस्ट एफर्ट क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो नेटवर्क आर्किटेक्चर डिस्कस किए गए। एक तो हमारा जो इंटरनेट का रनिंग मॉडल है वो, और एक एटीएम। एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड जो होता है। तो इसकी और इंटरनेट के मॉडल की एक कंपैरिजन यहाँ पर हमारे सामने है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बेस्ट एफर्ट है बेसिकली ये आपको कोई बैंडविड्थ की गारंटी नहीं दे रहा, मतलब कि वो ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपको कितनी बैंडविड्थ मिलेगी। इसी तरह से आपको ये कोई गारंटी नहीं दे रहा कि पैकेट लॉस होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह इन ऑर्डर पैकेट पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से टाइमिंग की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये पैकेट मिनिमम इतने टाइम में पहुंच जाएगा। और सेम जो है वो कंजेशन फीडबैक का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिवाय इसके कि वाया पैकेट लॉस आप पता चला लें। यानी पैकेट लॉस होने की सूरत में, जब हमने पीछे पढ़ा डिटेल में कि जो टीसीपी किस तरह से पता चलाता था, तो पैकेट लॉस की सूरत में आपको अंदाजा होगा कि जी पैकेट लॉस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंजेशन है नेटवर्क पे, वरना कोई और जो है वो कंजेशन फीडबैक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमने बेस्ट एफर्ट मॉडल डिस्कस किया। अच्छा, बेस्ट एफर्ट मॉडल के लिए ये बात भी क्रिटिक कहते हैं कि जी इसको आप ढके छुपे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि नो सर्विस को भी बेस्ट एफर्ट ही कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बिट रेट 0 आ रहा है, कोई इंटरनेट की जो है वो पैकेट जा ही नहीं पा रहे, हालांकि आप कनेक्टेड है नेटवर्क से, तो इस तरह के सिनेरियो को भी ये बेस्ट एफर्ट ही कहते हैं। दूसरे हम सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे सिनेरियोज हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास जो है वो एटीएम, जो मैंने अभी आपको बताया, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड का जो सर्विसेज हैं, जिसमें आपके पास जो है वो सीबीआर है, यानी कांस्टेंट बिट रेट। यानी यहाँ पर आपको ये गारंटी दे रहा है कि बिट रेट आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, सीबीआर के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? कांस्टेंट बिट रेट है, ठीक है। इसी तरह से लॉस के हवाले से आपको गारंटी दे रहा है कि जी पैकेट लॉस नहीं होगा। इन ऑर्डर पैकेट जाएंगे, इसकी भी गारंटी दे रहा है, और टाइमिंग की भी गारंटी दे रहा है। और इसी तरह इसमें नो कंजेशन है। इसी तरह से जो आपका एटीएम का दूसरा मॉडल है वीबीआर, यानी वेरिएबल बिट रेट। वेरिएबल बिट रेट पे भी गारंटीड रेट है कि वेरी करेगा, लेकिन ये रेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वहां पर कांस्टेंट था, यहाँ वेरी कर रहा है, लेकिन बहरहाल एक बिट रेट दिया है कि ये बिट रेट आपको मिलेगा। वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये बिट रेट मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी लॉस की आपको गारंटी है कि पैकेट लॉस नहीं होगा। ये भी गारंटी दे रहा है कि इन ऑर्डर पैकेट जाएंगे, और टाइमिंग की भी गारंटी दे रहा है। इस मॉडल में भी जो एटीएम का वीबीआर है, इसमें भी कोई कंजेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एटीएम में एबीआर है, यानी अवेलेबल बिट रेट। अवेलेबल बिट रेट में ये गारंटी दे रहा है मिनिमम की, तो जो मिनिमम बिट रेट अवेलेबल होगा वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। लॉस इसमें आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लॉस नहीं होगा। इन ऑर्डर की गारंटी दे रहा है, लेकिन टाइमिंग की भी इस सर्विस में कोई गारंटी नहीं है। और कंजेशन होता है, लेकिन इसका फीडबैक आपको मिल जाता है। जबकि हम कंपेयर करें तो बेस्ट एफर्ट जो हमारी इंटरनेट की सर्विस है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एटीएम की यूँ कहना चाहिए कि अनस्पेसिफाइड बिट रेट है। अनस्पेसिफाइड बिट रेट में सिंपल उसी तरह से है जिस तरह हमारा बेस्ट एफर्ट इंटरनेट का मॉडल है, यानी कोई बैंडविड्थ की गारंटी नहीं है, कोई लॉस की नहीं। इन ऑर्डर बहरहाल ये भी फिर भी दे रहा है इंटरनेट से, ये भी एक ऑर्डर ये भी बेहतर है। और टाइमिंग की और इसी तरह से कंजेशन फीडबैक की इसमें भी कोई सर्विस नहीं है। तो ये एक एटीएम का और इंटरनेट का कंपैरिजन था। लेकिन इस सब के बावजूद भी कि हालांकि ये सारी सर्विसेज इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो आपके पास बेस्ट एफर्ट मॉडल है यही इम्प्लीमेंटेड है। इसी के ऊपर आपके पास सारी सर्विसेज चल रही हैं। इसी के ऊपर जो है वो आपके पास कहना चाहिए कि इंटरनेट के सारा डेटा ट्रैफिक भी चल रहा है, जिसमें आपके पास जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी है, अभी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग भी है। इसी तरह से जो है वो आपके पास नेटफ्लिक्स चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, बहुत बेशुमार सर्विसेज हैं इसी बेस्ट एफर्ट मॉडल पे ही चल रही हैं, और फिलहाल यही बेस्ट इम्प्लीमेंट मॉडल है। लेकिन बहरहाल क्रिटिक इस पे बात करते हैं कि इस इंटरनेट के मॉडल में भी कुछ चेंजिंग आनी चाहिए, और कुछ ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए जो गारंटीड हो, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जो आपके पास इनपुट पोर्ट है वो सेवरल फंक्शंस कर रही है, इसी वजह से इसके कलर भी डिफरेंट बॉक्सेस के दिए गए हैं। ये ऐसे ही कोई अच्छा दिखाने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक रीजन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कलर है वो कौन सा है? फार लेफ्ट पे। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है, इसका मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। ये बेसिकली फिजिकल लेयर का फंक्शन हो रहा है, जो फिजिकल लेयर टर्मिनेट कर रही है। इनपुट जो आ रहा है, फिजिकल लिंक आ रहा है जो राउटर पे आके टर्मिनेट हो रहा है, तो ये फिजिकल लेयर का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ग्रीन बॉक्स में। क्या हो रहा है यहाँ पर? टर्मिनेशन हो रही है किसकी? इनकमिंग फिजिकल लिंक की। फिजिकल लिंक टर्मिनेट हो रहा है, जो कि फिजिकल लेयर का फंक्शन है। लेयर्स है ना, 5 लेयर्स है, 5 लेयर्स है हमारी। तो पहला बॉक्स जो है वो इसको शो कर रहा है। देखिए, मैं बात दोबारा से रिपीट करता हूँ। एन इनपुट पोर्ट परफॉर्म सेवरल की फंक्शंस, ठीक है। तो उनमें से पहला फंक्शन हमने ये समझ लिया कि पहला फंक्शन क्या है, जो फार लेफ्ट पे ग्रीन बॉक्स है। अच्छा, यही जो है वो फार राइट पे आउटपुट पोर्ट पे भी ये फिजिकल का ही बॉक्स है, ये जो राइट है, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब आगे मिडिल बॉक्स की तरफ।
जो हमारा मिडिल बॉक्स है वो बेसिकली लिंक लेयर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। राउटर के ऊपर मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स हैं जो चल रही हैं, फिजिकल है, डेटा लिंक है और नेटवर्क लेयर है। ये जो ब्लू ब्लू बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा लिंक का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये लिंक लेयर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इनपुट पे, तो उससे रिलेटेड जो है वो ये आपके पास इनकमिंग लिंक पर जो लिंक लेयर से रिलेटेड पार्ट है वो डील कर रहा है। अच्छा, इसको मिडिल बॉक्स से जो है वो हमने डिनोट कर दिया है। अब हमारे पास आ जाता है फाइनल बॉक्स, और वो फाइनल बॉक्स जो है वो है रेड बॉक्स। रेड बॉक्स बेसिकली जो इनपुट पोर्ट पे राइट मोस्ट बॉक्स है, और ये बेसिकली जो है वो आपके पास लुकअप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि राउटर का एक बेसिक फीचर है। लुकअप का फंक्शन क्या करेगा? लुकअप क्या है? मतलब कि ये चेक करेगा कि आपके पास जो इनकमिंग पैकेट आ रहा है उसका हेडर चेक करके, और जो है वो फॉरवर्डिंग टेबल से चेक करने के बाद डिटरमाइन करेगा कि इसको किस आउटपुट पोर्ट पे जाना चाहिए, और उसके लिए वो स्विचिंग फैब्रिक की तरफ इसको रेफर कर देगा। तो ये लुकअप का फंक्शन है जो कि एक नेटवर्क लेयर का फंक्शन है, जो कि राउटर का असल फंक्शन है जो उसने करना है। तो मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ बात को कि इनपुट पोर्ट के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन जो है वो उसने जो ग्रीन बॉक्स पे हमने डिस्कस किया वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? फिजिकल लेयर से रिलेटेड है, जहाँ फिजिकल लिंक आके टर्मिनेट हो रहा है। फिर दूसरा जो है वो लिंक लेयर से रिलेटेड है, जो बॉक्स यहाँ पे दिखाया गया है एक, और ये फंक्शन भी इनपुट पोर्ट पर परफॉर्म होना है। और फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो उसका है लुकअप का, यानी वो ये डिसाइड करेगा कि जो इनपुट पोर्ट के ऊपर जो आपके पास डेटा लिंक डेटाग्राम रिसीव हुआ है वो आउटपुट की किस पोर्ट पे भेजना है। तो वो ये चेक करने के बाद स्विचिंग फैब्रिक को बताएगा कि जी इस पोर्ट पे भेज दो, और स्विचिंग फैब्रिक उसको आउटपुट की पोर्ट पे भेज देगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊं कि जो नंबर ऑफ पोर्ट सपोर्टेड बाय राउटर है, ये रेंज डिफरेंट है। स्मॉल नंबर एंटरप्राइज होगा तो थोड़ी सी कुछ पोर्ट्स के साथ राउटर होगा, और बिग आईएसपीज के अंदर जो है वो 10 जीबीपीएस के राउटर, मतलब पोर्ट्स सपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ भी हो सकते हैं। और एक एग्जांपल जूनिपर का राउटर है MX2020, इसको आप चाहें तो अपने पास नोट कर लें, और इसको थोड़ा सा गूगल करके इसकी स्पेसिफिकेशन ये देखें तो बड़ी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं 2-3 बातें करके आगे चलता हूँ कि 960 पोर्ट्स होती हैं इसके पास, और हर पोर्ट जो है वो 10 जीबीपीएस ईथरनेट पोर्ट है। 960 10 जीबीपीएस ईथरनेट नेट पोर्ट्स हैं MX2020 में, और ये जूनिपर का राउटर है, और ये अप टू 8 TBPS टेरा बिट्स पर सेकंड पे जो है ये ऑपरेट कर रहा होता है, इसकी कैपेसिटी है। तो ये एक राउटर के स्विचिंग और पोर्ट से रिलेटेड हमने बात कर ली। और दूसरी बात ये है कि हम इंटरनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्डिंग का, तो यहाँ पर हम फॉरवर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। फॉरवर्डिंग में जो उसने डिसीजन लेना है वो ये चेक करेगा कि इसकी जो अभी हम आगे और दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो आईपी हेडर लेके आ रहा है, इस आईपी हेडर को मुझे कौन सी पोर्ट पे फॉरवर्ड करना चाहिए। इनपुट पोर्ट ने सिंपल इतना डिसीजन लेना है। तो आगे वो जिस आउटपुट पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा वो आउटपुट पोर्ट अगले आउटर से कनेक्टेड होगी। तो बाकी जो मेन राउटिंग का प्रोसेस है वो जो है वो कंट्रोल पैनल में, वो कंट्रोल प्लेन में हो रहा है, कंप्लीट राउट डिसाइड होना। यहाँ पे हम फॉरवर्डिंग का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉरवर्डिंग टेबल कैसे बनता है और उस टेबल की बेस पे डिसीजन होते हैं, लेकिन टेबल कैसे बनता है ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। ये आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन आपको बता रही है कि ये फॉरवर्डिंग टेबल जो है वो राउटिंग प्रोसेस से आ गया है। ये राउटिंग लाइन जिसको मैं डॉटेड लाइन कह रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर जो राउटिंग प्रोसेसर से जो लाइन जा रही है ये लाइन। अच्छा, ये तीनों फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीनों बॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, यानी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और डिसेंट्रलाइज स्विचिंग की, हमने पहला पार्ट कर लिया कि यूजिंग हेडर फील्ड लुकअप करता है और फॉरवर्ड कर देता है राउटिंग टेबल को। फॉरवर्डिंग टेबल को देखते हुए मैच प्लस एक्शन, यानी मैच देखेगा कि कौन सा मैच है, और आगे फिर उसको दे देगा फैब्रिक को, कि फैब्रिक ये डिसाइड करेगा कि अब कैसे जो है वो इसने इस पर कनेक्ट करना है आउटपुट पोर्ट के ऊपर। सही है। और फर्दर जो इसका काम है वो मैच करना है क्या चीज़ के, गोल क्या है कि कंप्लीट इनपुट पोर्ट प्रोसेसिंग एट लाइन स्पीड। लाइन स्पीड के जो स्पीड है उस पर प्रोसेसिंग करनी है। अगर उस पर प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो फिर वो उसको क्यूइंग कराएगा, वेट कराएगा इनपुट के ऊपर ही, यानी स्विचिंग फैब्रिक को जो है वो फॉरवर्ड नहीं होगा अगर स्विचिंग फैब्रिक बिजी होगा तो। अब स्विचिंग फैब्रिक क्या है, इसकी जनरल एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर स्विचिंग फैब्रिक बेसिकली जो है वो कनेक्ट कर रहा है राउटर की इनपुट पोर्ट्स को आउटपुट पोर्ट्स के साथ। और ये जो कनेक्शन का प्रोसेस है ये बेसिकली एक इनपुट फैब्रिक है। ये इसकी क्या टाइप्स होती हैं, कैसे करता है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात काफी है कि इनपुट फैब्रिक क्या चीज़ है, सॉरी स्विचिंग फैब्रिक क्या चीज़ है, क्या बात। हाँ, इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट कर रहा है। डायग्राम में देखें कि ये जो स्विचिंग फैब्रिक है आपको मिडिल में नजर आ रहा है, और ये बेसिकली कर क्या रहा है कि जो इनपुट पोर्ट ने सेंड किया है डेटाग्राम के, जी इस आउटपुट पोर्ट पे भेज दो, तो इसकी कनेक्टिविटी या इसका नेटवर्क है ये इनपुट स्विचिंग फैब्रिक। हमारे राउटिंग प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन पे कि राउटिंग प्रोसेसर बेसिकली क्या है और क्या करता है। राउटिंग प्रोसेसर वो सारे काम करता है जो कंट्रोल प्लेन के फंक्शंस हैं।
कंट्रोल प्लेन के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? कंट्रोल प्लेन में जो है वो एग्जीक्यूट करता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, मेंटेन करेगा राउटिंग टेबल्स को, लिंक के स्टेटस को चेक करेगा, कौन से लिंक अप है कौन से डाउन है, फिर फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करके जो है वो जो डेटा प्लेन है उसको देना, या इन एसडीएन के फॉर्म में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेट करने का। जो राउटिंग प्रोसेसर है वो कम्युनिकेट करेगा किससे? कंट्रोलर के साथ, रिमोट कंट्रोलर के साथ। एसडीएन में क्या होता था? एसडीएन में हमारे पास कंट्रोल प्लेन जो है वो शिफ्ट हो गया है कंट्रोलर पे, रिमोट कंट्रोलर के ऊपर। तो एसडीएन बेस्ड जो सिनेरियो है उसमें राउटिंग प्रोसेसर बेसिकली कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और जो कंट्रोलर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉरवर्डिंग टेबल दे रहा है उनको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। राउटिंग प्रोसेसर बेसिकली एक सिंपल आपके पास यूं कह लें कि एक जिस तरह से आपके सिस्टम के अंदर एक सीपीयू होता है, इसी तरह का सीपीयू होता है। जो हमारे पास तीनों चीजें हैं, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और स्विचिंग फैब्रिक, जो नीचे वाले डेटा प्लेन के अंदर जो है, ये मोस्टली जो है वो हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट होती हैं। और उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत स्पीड में इन्होंने काम करना होता है। सपोज करें कि एक 10 जीबीपीएस का लिंक है और वो एक 64 बाइट्स का आईपी एड्रेस है, जो डेटाग्राम है उसके पास 64 बाइट का आईपी डेटाग्राम, उसको उसने प्रोसेस करना है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए जो उसके पास टाइम है वो 51.2 नैनो सेकेंड है। और इस टाइम के बाद जो है वो नेक्स्ट उसके पास जो है वो न्यू डेटा अराइव हो जाएगा। तो इस छोटे से टाइम में जो है वो इसमें प्रोसेस करना है। तो ये ज्यादातर हार्डवेयर बेस होता है। और हार्डवेयर जो है वो अक्सर जो है वो स्विचिंग फैब्रिक का वेंडर का अपना होता है, जैसे सिस्को है या जूनिपर है, उनके अपने बनाए भी होते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो मुख्तलिफ मर्चेंट सिलिकॉन चिप्स भी लेके वो परचेज करके वो स्विचिंग फैब्रिक के तौर पे या इसके तौर पे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनीज लाइक इंटेल एंड ब्रॉडकॉम ये क्रिएट करती हैं, और ये मुख्तलिफ राउटर या स्विचेस में ये भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के टाइमिंग के हवाले से एक डिस्कशन करके फिर हम आगे चलते हैं। कि सपोज कि अगर डेटा प्लेन जो है वो नैनो सेकंड में, जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया कि डेटा प्लेन में जो पार्ट्स हैं वो ज्यादातर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेड होते हैं, और वो नैनो सेकंड में जो है वो उनको प्रोसेस करना है। तो इसके कंट्रास्ट में जो कंट्रोल प्लेन है उसने बहुत सारे काम करने हैं। उसने मिसाल के तौर पे उसने जो है वो अभी मैंने डिस्कस किया कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना है, या उनको जो है वो मतलब कंप्यूट करना है। इसी तरह से उसने मुख्तलिफ लिंक्स को, जो अटैच लिंक हैं उनको रिस्पॉन्ड करना है, डाउन है अप है। इसी तरह जो है वो कम्युनिकेशन करनी है उसने, अगर इन द सेंस ऑफ एसडीएन कंट्रोलर के साथ। तो ये सारे काम वो जो कर रहा है, तो ये काम मिली सेकेंड या सेकेंड के टाइम स्केल में कर रहा होता है। तो जो डेटा प्लेन है वो नैनो सेकंड में परफॉर्म कर रहा है, तो कंट्रोल प्लेन मिली सेकंड से सेकंड के स्केल में काम कर रहा है। बेसिकली जो कंट्रोल प्लेन में आपके पास जो राउटिंग प्रोसेसर है ये सारे प्रोसेस कर रहा है, और ये टिपिकली एक ट्रेडिशनल सीपीयू होता है। और वो सीपीयू जो है वो जिस तरह आपके मतलब कहना चाहिए कि सिस्टम में सीपीयू होते हैं, इसी तरह का एक सीपीयू होता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक एनालॉजी डिस्कस करते हैं। उस एनालॉजी को डिस्कस करके हम इन तीनों चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे। यानी तीन चीजें कौन सी हैं? इनपुट, ये जो डायग्राम आपके सामने व्यू हो रही है, इसमें जो भी चीजें मौजूद हैं इनको हम इस एनालॉजी के साथ रिलेट करेंगे। पहले एनालॉजी समझ लें और थोड़ा सा इस डायग्राम पे आ जाते हैं। हाँ, इस डायग्राम पे आके हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है वो बात चल रही है। तो बेसिकली एनालॉजी जिस तरह हमने पीछे कई दफा कल भी जिक्र किया कि हम इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो है वो एक रोड ट्रैफिक की या कार की एग्जांपल में, कि सपोज के कार जो है वो एक इंटरचेंज में एंटर हो रही है, जो कि एक राउंड अबाउट है, और वो इंटरचेंज कोई बहुत बड़ा इंटरचेंज है, और उस पर दो किस्म की एग्जांपल हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक है पहले डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग। तो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग पे सपोज के कार जो है वो आके एंट्री स्टेशन पे स्टॉप होती है, वहाँ पे कोई जो है वो अटेंडेंट खड़ा हुआ है, और वो अटेंडेंट जो है वो उसको अपना फाइनल डेस्टिनेशन बताती है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग ये है कि आपने वहाँ कोई अटेंडेंट खड़ा था, उसको आपने कहा कि यार मुझे जो है ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। उसने कहा अच्छा ये डेस्टिनेशन है तो फलाना एग्जिट ले लें आप, और आप राउंड अबाउट से एग्जिट हो जाएं। दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है जनरलाइज फॉरवर्डिंग। जनरलाइज फॉरवर्डिंग में मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, कई एक फैक्टर्स की बेस के ऊपर डिसीजन हो सकता है। मिसाल के तौर पे डिपेंड कर रहा है कि कार जो है वो कौन से रैंप से एंटर हो रही है, उस पर भी कोई डिसीजन हो सकता है। मिसाल के तौर पे कार जो है वो किस स्टेट से बिलोंग रखती है। सपोज के कार की जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर हम डिसाइड कर रहे हैं। ये एग्जांपल बुक की है, आप बुक में जाके पढ़ेंगे, एक्जैक्टली सेम बुक की एग्जांपल है। तो जैसे मिसाल के तौर पे कुछ स्टेट्स हैं, उनकी स्पेसिफिक नंबर प्लेट्स हैं, तो उन नंबर प्लेट्स को डिसाइड देखते ही वो अटेंडेंट कहे कि जी ये वाली कार की नंबर प्लेट इस रोड से जाएंगी जो कि एक स्लो लिंक है सपोज, और फला स्टेट की कार्स आएंगी तो उन्होंने उस लिंक से जाना है जो कि एक सुपर हाईवे या हाई स्पीड लिंक है। तो इसी तरह से ये भी डिसाइड हो सकता है कि सपोज आप कार के मॉडल को देख के यार ये फलाने मेक का और फलाना मॉडल आएगा तो उनको इस वाले रोड से भेजना है। सपोज के डिसाइड इस पे कर रहे हो कि जी जो लेटेस्ट मॉडल है वो तेज जाएंगे, जो स्लो मॉडल पुराने मॉडल की 80 करोला है उसको जो है फलाने रोड से भेज देना है जो कि स्लो रोड है।
तो ये एक जनरलाइज फॉरवर्डिंग है जिसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि कोई कार आप देखें और ये डिसाइड करें कि जी नहीं ये रोड पे नहीं आ सकती, ये ब्लॉक होगी वापस, ये मोटरवे पे एंटर ही नहीं हो सकती। या सपोज कोई हैवी ट्रैफिक है जिसके लिए आप ये डिसाइड करें कि इसने यहाँ एंटर ही नहीं होना है। हैवी ट्रैफिक की एग्जाम्पल, ट्रैफिक को आप उस तरह रिलेट ना करें मतलब जैसे कि ज्यादा इंटरनेट हो, बिल्कुल, लेकिन सिंपल कोई मेक या मॉडल या कोई और डिसीजन पे आप किसी को ब्लॉक भी करें कि भाई ये आपने नहीं एंटर होना, तो इस तरह के डिसीजन जो है वो कहलाती है जनरलाइज फॉरवर्डिंग। और इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। जब हम इसको रिजेंबल, इसकी एनालॉजी जब हम अपने फॉरवर्डिंग के साथ वहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस के ऊपर जो है वो फॉरवर्डिंग टेबल में डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहाँ ये बात समझ में आएगी। तो अब हम इस जो हमने दोनों की एग्जाम्पल समझी और जो एनालॉजी हमने डिस्कस की है, इसको हम रिलेट करते हैं अपने जो हम डायग्राम में देख रहे थे, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इस फिगर के, जो मैं दोबारा उस फिगर पे आपको लेके आता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना हम रिलेट करते हैं, तो एंट्री रोड जहाँ से गाड़ी एंटर हो रही थी उसको हम कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं इनपुट पोर्ट के साथ। इनपुट पोर्ट नजर आ रही है ना सबको, राउटर इनपुट पोर्ट। इसको आप समझ लें एंट्री, जो जहाँ से गाड़ी एंटर हो रही थी जिसको एंट्री स्टेशन हम कह रहे थे, वहाँ उससे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा था, लुकअप का। यहाँ पर भी अगर हम जो पहली हमारी एग्जाम्पल थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक आदमी जो है वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन बता रहा है तो दूसरा उसको बता रहा है कि ये एग्जिट ले लो, यानी लुकअप का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। राउंड अबाउट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है स्विचिंग फैब्रिक को, यानी वो एक इनसाइड नेटवर्क है, राउटर के अंदर नेटवर्क है राउंड अबाउट, जिसके ऊपर ये डिसाइड हो रहा है कि ये वाला, अच्छा एंट्री पे उसको बता दिया गया कि आपने फला एग्जिट लेना है, तो फिर राउंड अबाउट में वो घूमते हुए फला एग्जिट पे चला जाएगा। तो ये स्विचिंग फैब्रिक की एग्जांपल यहाँ पर ले ली। अच्छा, इसी तरह राउंड अबाउट एग्जिट रोड जो होगी वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी आउटपुट पोर्ट को। समझ में आ रही है मिसाल कि आउटपुट पोर्ट जो है वो एग्जिट रोड हो गया आउटपुट पोर्ट के। अब आपने वहां से राउंड अबाउट से एग्जिट हुए तो वो आपकी आउटपुट पोर्ट हो गई। तो ये सारी एग्जांपल समझा के अब हम यहाँ पर सवाल बहुत से पैदा हो सकते हैं कि भाई ट्रैफिक स्लो हो सकता है, बॉटल नेक हो सकते हैं, राउंड अबाउट पे एंट्री स्लो हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से अटेंडेंट जो यहाँ पर हमने खड़े किए हैं वो स्लो हो, वो देर से बता रहे हो, तो उससे ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज इससे रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ थोड़ा बुक में भी आप जाके पढ़ लेंगे इसको। तो वो सारे इश्यूज को हम राउटर और स्विचेस की एनालॉजी में अगर डिस्कस करें तो राउटर बनाने वाले और स्विचेस बनाने वाले जो डिजाइनर्स हैं वो ये सारे मैटर्स डिस्कस करते हैं और उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करके फिर वो डेवलप कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रोसेसिंग होगी, फॉरवर्डिंग होगी। इनपुट पोर्ट प्रोसेसिंग और डिसीजन बेस्ड फॉरवर्डिंग हमने डिस्कस कर ली। अब हम आ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें एक थोड़ा सा पहले सवाल उठाते हैं कि सपोज के 32 बिट के आईपी एड्रेसेस हैं हमारे पास, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है कि आईपी एड्रेस कितने हो सकते हैं टोटल। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो अराउंड 4 बिलियन पॉसिबल आउटपुट मतलब आ सकते हैं आपके पास, यानी आईपी एड्रेस हो सकते हैं। 32 बिट का अगर आप आईपी एड्रेस लेते हैं, बिट तो समझते हैं ना सब, 32 बिट के आप अगर आईपी एड्रेस लें तो 4 बिलियन तक आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो अब ये 4 बिलियन आईपी एड्रेस का फॉरवर्डिंग टेबल क्या मुमकिन है हम क्रिएट करें और वो हर इनपुट पोर्ट को दें? कितना बड़ा हार्डवेयर चाहिए आपको इंप्लीमेंट करने के लिए और ये हमने बात की कि ये हार्डवेयर बेस है, जो आपके पास इनपुट के ऊपर जो पोर्ट है जिसके ऊपर आप फॉरवर्डिंग कर रहे हैं हार्डवेयर बेस है, सॉफ्टवेयर बेस नहीं है। बेसिकली मैचिंग कर रहा है ना, मैच कर रहा है हेडर को कि कौन सा जो एड्रेस है उसको कहाँ फॉरवर्ड किया जाए। तो 4 बिलियन का सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इंप्लीमेंट हो सके। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो? तो इसका सॉल्यूशन ये नेक्स्ट स्लाइड में है कि हमारे पास अब ये फॉरवर्डिंग टेबल है एक, और इस फॉरवर्डिंग टेबल को देखें कि यहाँ पर अब हम एक तरह से ये फॉरवर्डिंग टेबल है और उसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक राउटर है जिसके हमारे पास 4 लिंक्स हैं 0 से लेकर 3 तक, यानी इंटरफेसेस है। और हर इंटरफेस के लिए हमने एक रेंज डिसाइड कर दी कि इस रेंज से इस रेंज तक के जो एड्रेस आए उनको आप इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दें और फर्दर इससे नेक्स्ट इतने पे इस पे कर देंगे। इस तरह 0 1 2 3 4 के लिए हमने रेंजेस डिफाइन कर दिए। अब देखें ये निस्बतन बहुत आसान इम्प्लीमेंटेशन है इसकी अगर देखा जाए तो। सपोज के ये एक रेंज है, इस रेंज से लेके इस रेंज तक को आपने फॉरवर्ड कर दिया 0 पे, इससे इस तक को आपने फॉरवर्ड कर दिया 1 पे, और इस रेंज से इस रेंज तक को आपने फॉरवर्ड कर दिया 2 पे। और जो इसके अलावा हो वो सारे अदरवाइज का मतलब है जो भी इससे अलावा वो सब चले जाएं एक डिफॉल्ट इंटरफेस 3 के ऊपर, यानी ऊपर वाली रेंज में जो लाए करते हैं उनको तो इनके पास भेज दो, अगर नहीं लाए करते हो तो बाकी सारे इस वाले एग्जिट पे भेज दो। तो अब अगर इस रेंज को थोड़ा आप गौर से देखें तो हम इसको फर्दर भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि शुरू के बिट्स, मतलब देखें ये एक बाइट सब में सेम है, यानी पहले 2 ऑक्टेट सेम है, थर्ड ऑक्टेट में आगे चेंजिंग आ रही है। तो थर्ड ऑक्टेट में भी देखें इस वाली रेंज में यहाँ तक तो सेम है,
इसमें भी यहाँ तक मैं डिफरेंट रेंजेस की बात कर रहा हूँ, और इसमें भी यहाँ तक सेम है। तो अब इसका मतलब ये हो कि हम इसको फर्दर भी जो है वो कंसाइज कर सकते हैं, फर्दर भी इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। वो क्या कि बस इस रेंज की स्टार्ट की ये चीजें चेक कर लो, जहां तक सेम हो उससे आगे जहां डिफरेंशिएट हो रहे हो वहां तक की रेंज लो और चेक कर लो, और फिर उन पे फॉरवर्ड कर दो पोर्ट को। सिंपल उनके ऊपर जो है वो आप डिसीजन कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू अभी भी आ रहा है जो कि नीचे एग्जाम्पल में हम हाईलाइट कर रहे हैं, और नीचे एग्जाम्पल पे जरा आप लोग कंसंट्रेट करें कि ये भी हो सकता है कि कुछ एड्रेस ऐसे हों जो दोनों रेंजेस में लाया कर रहे हो, या तीनों में भी लाया कर सकते हैं। तो ये जो हाईलाइट से पहले का एरिया है, ये दो एड्रेस हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस हैं, दो डीए लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो दोनों एड्रेस हैं इनका जो यहां तक का जो एरिया है, ये देखें ऊपर किस किस में मैच कर रहा है इंटरफेस पे। 1 तक का पॉइंट तो सब दोनों का कॉमन है ना। अब यहाँ तक का ये तीनों में लाया कर रहा है, तो अब ये प्रॉब्लम आ गया कि जी अब एक से ज्यादा में कर रहे हो मैच, तो फिर क्या रूल हो जाए, तो फिर सादा सा रूल बना दिया, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग करनी है आपने। यानी व्हेन लुकिंग फॉर फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री फॉर गिवन डेस्टिनेशन एड्रेस यूज लॉन्गेस्ट एड्रेस प्रीफिक्स दैट मैचेस डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, तो अब ये भी मसला हल हो गया कि अगर मैच एक से ज्यादा में कर रहे हो तो लॉन्गेस्ट चेक करो, जिस भी इंटरफेस के साथ लॉन्गेस्ट मैच हो उसको फॉरवर्ड कर दो। तो लॉन्गेस्ट मैच की बेस पे देखें फिर ये अलग अलग हो जाते हैं और इनके इंटरफेस भी अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर हम इसको इस पॉइंट पे जहां से ये लाइक कर रहे हो तो फिर वो डिफरेंट उसमें इंटरफेस के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे खुद ही। तो ये जो है वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग है, और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग में हम देखेंगे कि आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ये इतनी इफेक्टिव है और किस तरह से काम कर रही होती है। इसी तरह लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग में जो है वो ये टीकैम के नाम से जो है वो यानी टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज होती हैं। ये मेमोरीज जो है वो मुख्तलिफ राउटर्स ये मेमोरीज यूज कर रहे होते हैं, और कंटेंट एड्रेसेबल प्रेजेंट एड्रेस टू टीकैम रिट्रीव एड्रेस इन 1 क्लॉक साइकिल रिगार्डलेस ऑफ टाइम टेबल साइज। ये मतलब यूँ समझ लें कि ये एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की उसकी एग्जांपल समझाइए किस तरह से ये मैच करता है। और सिस्को कैटलिस्ट जो है वो अप टू 1 मिलियन राउटिंग टेबल एंट्रीज जो है वो इसमें प्रोसेस कर सकता है टीकैम के अंदर। इनपुट पोर्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वो बेसिकली कर क्या रहा है कि वो आगे फॉरवर्ड किसको कर रहा है, स्विचिंग फैब्रिक को, और स्विचिंग फैब्रिक जो है वो फिर आगे आउटपुट पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये 2-3 चीजें दोबारा रिमाइंड में करा दूं कि जी इनपुट पोर्ट के ऊपर लुकअप जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो फिजिकल लिंक लेयर का प्रोसेसिंग हो रही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी फंक्शंस हैं जो ये कर रहा होता है जिनको हम बाद में शायद जाके पढ़ेंगे आगे। तो जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे पैकेट वर्जन नंबर है, चेकसम है, टाइम टू लिव फील्ड है, और इसी तरह से जो है वो काउंटर्स चाहिए होते हैं नेटवर्क के लिए कि वो काउंट करे कि पैकेट्स कितने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी इनपुट पे कुछ ऐड हो रही होती हैं। तो आखिर में बस हम इस बात को कंप्लीट करते हैं इस बात पे कि ये जो इनपुट पोर्ट की जो एक प्रोसेस हो रहा है, ये बेसिकली प्रोसेस जो है वो सिंपल राउटिंग में ही नहीं होता, बल्कि और डिवाइसेस भी जो है वो ये प्रोसेस यूज कर रहे थे, जिसमें जो है वो मतलब एक तरह से फॉरवर्डिंग का जो काम हो रहा है, यानी सॉर्ट आउट हो रहे हैं पैकेट। तो ये काम जो है वो फायरवॉल्स में भी हो सकता है, जो भी बात की ब्लॉकिंग की जो हमने एनालॉजी डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये देखा कि कोई खास कार जो है वो ब्लॉक की जा सकती है। तो यहाँ फायरवॉल्स का क्या काम होता है कि वो डिसाइड करती हैं पोर्ट्स की बेस पे। ये पोर्ट जो है वो पोर्ट नंबर, वो जो टीसीपी वाला पोर्ट नंबर है कि जिसमें आपको एप्लीकेशन के सॉकेट के साथ जो पोर्ट नंबर होता था, वो उन पोर्ट नंबर की बेस पे आप हेडर्स में चेक करते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि इस पैकेट को डिस्कार्ड करना है या लेना है, या इसको प्रायोरिटी देनी है। इस तरह के मुख्तलिफ डिसीजन जो फायरवॉल में किए जा सकते हैं। इसी तरह से ये जो काम है ये सिंपल हम जो आईपी एड्रेस की बेस पे कर रहे हैं, ये जो लिंक लेयर स्विच होते हैं, जो डेटा लिंक लेयर है, जो इसके अंदर कहना चाहिए कि लेयर 2 का जो मतलब डिवाइस है, तो वो भी ये काम कर रही होती है। लेकिन उनका जो फैब्रिक है या उनका जो स्विचिंग फैब्रिक है, उसका डिसीजन जो होता है, या उनको कहना है इनपुट पोर्ट पे जो डिसीजन हो रहा होता है, वो डिफरेंट कैटेगरी पे होता है। यानी यहाँ पर हम एक हेडर में आईपी एड्रेस को चेक कर रहे होते हैं, वहां पर वो हार्डवेयर बेस्ड मैक एड्रेस को कर रहा होता है। और इसी तरह से हम एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर आगे पढ़ेंगे जाके सेक्शन 4.3 में, वहां पर भी जो है वो इसका डिस्कशन होगा इस तरह की चीज का। तो ये जो पूरा एक हम डिटेल में फर्दर अभी मजीद भी डिस्कस करेंगे स्विचिंग को, तो वो किस किस जगह यूज होती है ये हमने डिस्कस किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास स्विचिंग फैब्रिक। स्विचिंग फैब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया कि स्विचिंग फैब्रिक का बेसिक काम क्या था, इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट को कनेक्ट करना। तो स्विचिंग फैब्रिक जो है वो बेसिकली यूँ समझ लें कि ये एट द वेरी हार्ट ऑफ अ राउटर है, जो कि बेसिक फंक्शंस जो राउटर के हैं उनमें से ये एक फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये परफॉर्म कर रहा है।
तो बेसिकली होता क्या है कि स्विचिंग करता है, यानी इनपुट से लेगा और आउटपुट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, और इसके लिए फिर कुछ नंबर ऑफ बेस हैं जिनमें आप यहाँ पर सामने कुछ डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें मेमोरी बेस है, बस बेस है, और क्रॉस बार स्विचिंग हो रही है। और यहाँ पर ये मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर डिसीजन कर रहा होता है कि जो है वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये समझें कि दो तीन टर्म्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्विचिंग रेट है, रेट एट विच पैकेट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, सही है। यानी जो स्विचिंग फैब्रिक है उसका प्रोसेस करने की स्पीड कितनी है, इसको हम स्विचिंग रेट कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुख्तलिफ जगहों पे वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट लाइन रेट के सेंस में भी हो रहा होता है। और इसी तरह एन इनपुट अगर आपके पास है, एन इनपुट मींस सपोज के यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट हैं और 3 आउटपुट हैं, तो स्विचिंग रेट एन टाइम्स लाइन रेट डिजायरेबल, मतलब जो स्विचिंग रेट है वो इनपुट पोर्ट अगर एन है तो उसका जो लाइन रेट है वो एन टाइम्स होना चाहिए, डिजायरेबल है लाइन के, मतलब जितनी लाइंस इन हो रही हैं उतना ही टाइम्स उसका स्विचिंग रेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 टाइप्स हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आ रहे थे। सपोज के अगर आपके पास इस सिंपल एग्जांपल में देखें कि अगर 3 इनपुट पोर्ट हैं तो स्विचिंग पोर्ट की जो स्पीड है वो 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए इनके लाइन से, सही है। देखें एक लाइन की जो स्पीड है वो 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस स्पीड पे अगर स्विचिंग पोर्ट काम करेगा तब वो इसको मैच कर सकता है, वरना फिर पैकेट जो है वो क्यों ना शुरू होंगे और लॉस हो जाएंगे। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ लाइंस है तो 3 यानी n टाइम्स n नंबर ऑफ लाइंस उसकी स्पीड होनी चाहिए स्विचिंग फैब्रिक। यानी यूं समझ लें 3 लाइन आ रही है ना, तो जिस स्पीड से एक लाइन पैकेट दे रही है उसको 3 टाइम्स जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि तीनों लाइन पैकेट दे रही होंगी। तो जो मेमोरी का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, जो स्विचिंग फैब्रिक है यानी जो प्रोसेस जिसने करना है स्विचिंग का, उसकी स्पीड तीनों को मैच करेगी तब जाके वो उसको प्रोसेस कर सकेगी। तो इसलिए n टाइम्स का लफ्ज़ यूज किया है। n नंबर ऑफ लाइंस हैं तो n टाइम्स उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, सही है, ये डिजायरेबल है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम आ जाते हैं स्विचिंग वाया मेमोरी पे। अच्छा, स्विचिंग वाया मेमोरी जो है ये एक सिंपलेस्ट एक अर्लीस्ट राउटर्स में जो ट्रेडिशनल तरीके से जो चलते थे उनका ये प्रोसीजर है, और बहुत ही सिंपल। इसको आप यूँ समझ लें कि जिस तरह एक आपके पास कंप्यूटर होता है, ट्रेडिशनल कंप्यूटर जिसमें आईओज होती हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, और एक सीपीयू जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो काम किस तरह से होता है ये थोड़ा सा कंसंट्रेट सब लोग करेंगे। और तो बेसिकली काम किस तरह से हो रहा है कि एक जैसे ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है कि होगा ये कि फर्स्ट जो इनपुट पोर्ट के ऊपर पैकेट आएगा तो इनपुट पोर्ट जो है वो एक इंटरप्ट के जरिए प्रोसेसर को, राउटिंग प्रोसेसर को सिग्नल देगी कि मेरे पास जो है वो एक पैकेट आया। तो फिर राउटर का जो प्रोसेसर है वो उसको कॉपी करेगा अपने पास, ठीक है। राउटिंग प्रोसेसर इनपुट पोर्ट से अपने पास कॉपी कर लेगा और फिर उसमें से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस हेडर से देख के, और एप्रोप्रिएट पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करेगा, मैचिंग करेगा फॉरवर्डिंग टेबल में से, और एप्रोप्रिएट पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ये है बेसिकली सिंपल मेमोरी बेस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्रोसेस किस तरह से हो रहा है कि सिंपल आपके पास एक सीपीयू है, और जिस तरह से आम ट्रेडिशनल पीसीज में होता है, और जिस तरह ट्रेडिशनल पीसीज में आईओज होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं। तो अब होगा ये कि जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक चल रहा होता है, इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब होगा ये कि जब इनपुट के ऊपर कोई पोर्ट पे पैकेट आएगा तो वो सिग्नल देगा राउटिंग प्रोसेसर को वाया एन इंटरप्ट, ठीक है। एक इंटरप्ट भेजेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया। तो जो राउटिंग प्रोसेसर है वो अपने मेमोरी में कॉपी कर लेगा इस पैकेट को, और अब वो उसके हेडर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, और उसको जो है ना वो मैच करेगा राउटिंग फॉरवर्डिंग टेबल से, और फिर वो एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देगा, उसकी आउटपुट पोर्ट की बफर के ऊपर कॉपी कर देगा उसको। तो ये सिंपल जो है प्रोसेस है, और ये ओल्ड जो हमारे प्रोसेसर जो राउटर्स थे उनमें ये प्रोसेसर होता था। अच्छा, अब यहाँ पर ये नोट करें कि जो सपोज के आपके पास जो मेमोरी की बैंडविड्थ है वो मैक्सिमम बी पैकेट्स पर सेकंड है, मतलब जिसमें कैन बी रिटन इनटू और रीड फ्रॉम मेमोरी है, मतलब यानी अपनी मेमोरी में रीड और राइट दोनों का प्रोसेस कर सके, बी है। तो उसकी जो स्पीड है वो b/2 से मतलब जो पैकेट जो पहुंच रहे हैं वहां पे उनकी स्पीड b/2 से कम होनी चाहिए। b/2 हमने क्यों किया, क्योंकि रीड और राइट दोनों हो रहे हैं, मतलब एक टाइम पे वो पोर्ट से रीड करेगा पैकेट को, यानी मेमोरी में अपने पास लाएगा, फिर वो प्रोसेस करने के बाद फॉरवर्ड करेगा। तो जितनी देर में वो राइट करेगा आउटपुट की पोर्ट की मेमोरी पे, तो ये दोनों काम जो है वो बी अगर पैकेट पर सेकंड हो रहा हो, तो जो इनपुट के पैकेट आ रहे हैं उनको b/2 से स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर क्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि इस प्रोसीजर में, इस तरीके में एक वक्त में 2 पैकेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ये जो मेमोरी वाला तरीकाकार है इसमें सिंपल आप ये डेमो में भी देख लिया आपने कि एक पैकेट आया है
और मेमोरी से फॉरवर्ड हुआ आउटपुट पोर्ट पे, दूसरा आया तो उसने वेट किया है, जब क्लियर होगा तो फिर वो आगे पैकेट जाएगा। तो अब ये जो तरीकाकार है ये आज के भी मॉडर्न राउटर्स में भी है, लेकिन थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ। तो थोड़ी सी अमेंडमेंट जरा तवज्जो से सुनिएगा कि वो थोड़ी सी अमेंडमेंट क्या है। तो मॉडर्न राउटर्स जो आजकल यूज कर रहे हैं ये स्विचिंग वाया मेमोरी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इसमें लुकअप का फंक्शन है, इसमें लुकअप में वो डेस्टिनेशन एड्रेस को सॉर्ट आउट करता है और पैकेट को एप्रोप्रिएट मेमोरी लोकेशन पे भेजना है। ये बेसिकली लाइन कार्ड के ऊपर, यानी जो इनपुट पोर्ट है उसके ऊपर ही जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो जो मॉडर्न राउटर्स हैं वो जो ये काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक आपके पास में समझ लें कि लुकअप टेबल इसने लगा दिया है, और वो लुकअप टेबल ही जो है ना वो मेमोरी बेस है, लेकिन वो लुकअप टेबल से डिसाइड हो जाएगा कि जी ये इसने किस पोर्ट पे जाना है, यानी प्रोसेसर को वो जहमत नहीं देगा, और फिर ये जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा इस पे। तो ये इस तरह के जो राउटर्स हैं वो आज भी इम्प्लीमेंटेड हैं। सिस्को का कैटलिस्ट 8500 इस बेस पे काम कर रहा है, और वो करेगा कि पैकेट को जो है एप्रोप्रिएट मेमोरी लोकेशन पे भेज देगा और परफॉर्म बाय प्रोसेसिंग ऑन द इनपुट लाइन कार्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट है वो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि जो शेयर टेबल है वो जो फॉरवर्डेड टेबल है वो इनपुट लाइन कार्ड पे ही लगा दिया है, और वहीं से जो है वो उसको पता चल जाता है कि ये इसकी आउटपुट पोर्ट क्या है। प्रोसेसर को प्रोसेस नहीं करना पड़ता मैचिंग के लिए, बल्कि एक हार्डवेयर बेस्ड इनपुट के ऊपर आपने एक फॉरवर्डिंग टेबल लगा दिया। अच्छा, इसमें जो है वो इसकी एग्जांपल जस्ट लाइक मच लाइक टू द शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। अगर आपको कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का याद हो कि मल्टी प्रोसेसर में शेयर मेमोरी किस तरह होती थी, तो उस तरह का एक फंक्शन है जो ये कर रहा होता है। ठीक है, तो स्विच जो कैटलिस्ट सिस्को का 8500 सीरीज के जो स्विचेज हैं वो ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर दूं कि ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं स्विचिंग, ये राउटर और स्विच दोनों कर रहे होते हैं। तो कहीं पर ये राउटर का नाम आ रहा होगा, कहीं स्विच का आ रहा होगा, क्योंकि इंटरनल ये वाला प्रोसेस दोनों के अंदर सेम है। सिंपल कैटेगरी जो चेंज हो रही है वो इनपुट कैटेगरी की है कि इनपुट पे आप चेकिंग किसकी बेस पे कर रहे हैं, यानी कौन से एड्रेस पे कर रहे हैं, आईपी एड्रेस पे या मैक एड्रेस पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, स्विचिंग वाया अ बस। स्विचिंग वाया अ बस आपको समझने में कोई मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बसेस के कॉन्सेप्ट आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, और आपको इसमें समझने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनपुट के ऊपर पैकेट आएगा वो डायरेक्टली आउटपुट पे ट्रांसफर कर देगा विदाउट इंटरवेंशन, और विदाउट इंटरवेंशन बाय अ राउटिंग प्रोसेसर। प्रोसेसर में यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना। बेसिकली करना क्या है कि इनपुट पोर्ट के ऊपर आप एक प्रीपेंड स्विच इंटरनल लेबल हेडर लगा देंगे, यानी इनपुट पोर्ट के ऊपर आपने फॉरवर्डिंग टेबल से डिसाइड किया कि जी ये पैकेट जो है वो किस आउटपुट पोर्ट पे जाना है। तो जिस आउटपुट पोर्ट पे जाना है उसका आपने इंटरनल स्विच इंटरनल लेवल लगा दिया, हेडर एक, और ये हेडर जो इंटरनल है, यानी वो आपको बताएगा कि ये पैकेट किस पोर्ट के लिए है, जो लेवल है वो ये बता रहा है। और पैकेट जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट, यानी सारे शेयर्ड बस है तो सारे आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर चला जाएगा पैकेट, लेकिन सिर्फ वो पोर्ट उसको रखेगी जिसका लेबल लगा हुआ होगा, बाकी की पोर्ट डिस्कार्ड कर देंगी। तो वो पोर्ट जो आउटपुट की जिसके लिए लेबल लगा हुआ है वो इस लेबल को रिमूव करेगी आउटपुट पोर्ट, और फिर आगे वो लाइन के ऊपर लिंक के ऊपर फॉरवर्ड कर देगी। इनपुट के ऊपर फॉरवर्डिंग टेबल की बेस पे पोर्ट डिसाइड हो गई कि ये आउटपुट की कौन सी पोर्ट पे जाना है। उस आउटपुट की पोर्ट का यहाँ पे स्विच इंटरनल लेवल या हेडर एक ऐड कर दिया, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ये किस पोर्ट के लिए है मैसेज, ये जो डेटाग्राम है ये किस पोर्ट के आउटपुट पोर्ट के लिए है। तो जाएगा सबके पास, लेकिन जिस पोर्ट का लेवल होगा, यानी जिस पोर्ट के लिए मैसेज दिया गया होगा, नंबर होगा, वो पोर्ट जो है वो उसको रिसीव करके उसका पैकेट में से हेडर रिमूव कर देगी, यानी जो स्विच इंटरनल लेवल था वो रिमूव कर देगी और आउटपुट लिंक पे फॉरवर्ड करेगी, बाकी की पोर्ट उसको डिस्कार्ड कर देंगी। शेयर्ड बस के अंदर सबके पास पैकेट आ रहे हैं, लेकिन एक स्विच लेवल के साथ आ रहे हैं, और उस स्विच लेवल से फिर डिसाइड हो रहा है कि ये किस पोर्ट के लिए है पैकेट, और वो पोर्ट फिर उसमें से वो हेडर रिमूव करके आगे लिंक पे फॉरवर्ड कर देगी। इसको हम इस तरह से समझ लें कि वो जो हमारी राउंड अबाउट की जो एनालॉजी थी, जिसमें हम राउंड अबाउट के ऊपर एक अटेंडेंट है वो देख के डिसाइड कर रहा है कि जी किस पोर्ट पे जाना है। तो अब यहाँ पर जो प्रोसेस करने की इसकी कहना चाहिए कि कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, वो एक वक्त में एक ही पैकेट को प्रोसेस कर सकता है। दो पैकेट शेयर्ड बस पे एक साथ नहीं भेजे जा सकते। तो ये इसी तरह से जैसे राउंड अबाउट पे कोई अटेंडेंट खड़ा हुआ है और राउंड अबाउट पे हमारे पास कैपेसिटी है कि एक वक्त में एक गाड़ी इन हो सकती है, दो गाड़ियां एक साथ नहीं आएंगी। तो जैसे ही वो गाड़ी एग्जिट ले लेगी फिर दूसरी गाड़ी आएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक वक्त में एक पैकेट आता है और वो शेयर्ड बस के जरिए सारों के पास जाता है। सिंपल जिस बस का उस पर लेबल लगा होता है, जिस पोर्ट का आउटपुट पोर्ट का, वो पोर्ट उसको रिसीव करती है, लेबल को रिमूव करके लिंक पे फॉरवर्ड कर देती है, बाकी इसको डिस्कार्ड कर देती है। अच्छा, देखने में ये भी यहाँ पे भी लगता है कि ये तरीकाकार भी इतना फास्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ स्मॉल किस्म के सिस्टम्स के लिए, एंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए ये एनफ है। तो सिस्को का
6500 राउटर जो है वो इसको यूज करता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 32 Gbps बैक प्लेन बस है, यानी जो उसकी बस की स्पीड है वो 32 Gbps है। सही है। और सिस्को का 5600 भी ये यूज करता है और 6500 भी यूज करता है। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड टाइप है स्विचिंग वाया एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अब इंटरकनेक्शन नेटवर्क का जो फायदा है वो ये है कि जो अभी दोनों नेटवर्क्स में हमारे पास इशू था वो ये था कि एक वक्त में एक पैकेट आता था और वो फॉरवर्ड हो सकता था और एक खास स्पीड से ज़्यादा आप उसको नहीं मेंटेन कर सकते। और शेयर्ड बस में तो बस एक वक्त में एक पैकेट है, इसी तरह मेमोरी भी है तो वहाँ पर भी उसकी कैपेसिटी, मेमोरी की कैपेसिटी पे और प्रोसेसिंग की स्पीड पे जो है वो उसका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं कि इंटरकनेक्ट है क्रॉस बार के थ्रू। क्रॉस बार का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे देखें कि जब किसी एक साइड से सपोज के इसको हम जो है वो इसको हम मार्क कर दें ए बी और सी, और इसी तरह यहाँ पे हम आउटपुट की पोर्ट्स को मार्क कर दें एक्स वाई और जेड। तो देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास एक पैकेट आ रहा है और वो आ रहा है इनपुट पोर्ट ए के ऊपर जो ब्लैक कलर से हाईलाइट हुआ है और वो जाना चाह रहा है आउटपुट की पोर्ट वाई के ऊपर। अब देखें जैसे ही ये पैकेट यहाँ आएगा तो जो इसके क्रॉस के जो पॉइंट होंगे उन पॉइंट को ये कनेक्ट करेगा। जैसे ए ने वाई से मिलना है तो ए और वाई के जो क्रॉस के पॉइंट हैं वो क्लोज हो जाएंगे और बाकी के ओपन हो जाएंगे। क्लोज और ओपन का सर्किट में ये कॉन्सेप्ट है ना, ओपन स्विच और क्लोज स्विच बेसिक सर्किट का कॉन्सेप्ट है। ये एक क्लोज स्विच है यानी यहाँ पर से कनेक्शन कंटिन्यू है और ये एक ओपन स्विच है यानी ये दोनों पॉइंट मिले हुए नहीं है, ये क्लोज स्विच है। तो क्लोज स्विच और ओपन स्विच का कॉन्सेप्ट आपको होगा, नहीं है तो अभी मैंने बात कर दी, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लोज और ओपन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यूँ समझ लें कि हम इसको यूँ कह लें कि कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये जो क्रॉस के पॉइंट है इनको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी जिस वक्त एक्स ने ए और वाई के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है तो ए और वाई के पॉइंट जो ये वाले जो पॉइंट हैं इनको ये क्लोज कर देगा। क्लोज मीन्स कनेक्ट कर देगा और बाकी के ओपन कर देगा। बाकी के जो पॉइंट्स हैं जो भी नहीं है इसमें कनेक्शन में वो उनको ओपन कर देगा। तो इस तरह से ये कनेक्ट कर रहा होता है। इसमें देखें एक एडवांटेज ये है कि आप ये देखें कि हम जिस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिटवीन ए और वाई, उसी दौरान अगर एक पैकेट बी के ऊपर आए और एक्स की तरफ जाना चाहे तो वो भी जा सकता है, क्योंकि ये जो कनेक्शन के पॉइंट हैं ये उसके साथ इंटरकनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उसको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको अगर आप यूँ समझें कि जो हमने पीछे स्टार्ट में बात की थी कि n नंबर ऑफ लाइन्स हैं इनपुट की और n नंबर ऑफ लाइन्स है आउटपुट की, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस बार का नेटवर्क है इसके लिए आपके पास ट्वाइस द n आपको बसेस चाहिए, यानी 2n बसेस चाहिए। थोड़ा सा आप गौर करें कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो आपके पास बसेस हैं वो एक्स एक्सिस में भी 3 हैं और वाई एक्सिस में भी 3 हैं, यानी आपका नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स अगर n है यानी 3 है तो आपके पास जो बसेज होंगी वो ट्वाइस द n होंगी, यानी 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 होंगी। तो इस तरह से ये कनेक्शन बनता है और इस तरह से ये काम कर रहा है। अच्छा, अब मैंने ये भी बात कर ली कि अगर डिफरेंट इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स हों, एक दूसरे को इंटरप्ट ना कर रहे हो, तो यहाँ पर ए टू वाई और बी टू एक्स की कनेक्टिविटी जो है वो हो सकती है पैरेलल में एक दूसरे, यानी मल्टीपल पैकेट्स भी जो है वो फॉरवर्डिंग हो सकती है इन पैरेलल। क्रॉस बार का ये एडवांटेज है। तो सिस्को का जो 12,000 सीरीज के स्विचेज हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको नॉन ब्लॉकिंग भी कहते हैं। इसकी फर्दर अगर आपको मतलब इससे भी एडवांस उसकी बात करें, अच्छा यहाँ पर भी आप ये देखें कि इसमें भी इशू ये है कि अगर सेम टाइम पे कोई दो इनपुट की पोर्ट्स आउटपुट के सेम डेस्टिनेशन पे भेजना चाहें, सपोज कि ए और बी दोनों वाई पे पैकेट को सेंड करना चाहें तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। क्रॉस बार में दो इनपुट पोर्ट्स सेम आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना चाहें तो इस सिनेरियो में वो ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जो है वो अगर फर्दर इसको एनहांस करना चाहें तो क्रॉस बार में मल्टी स्टेजेस का कॉन्सेप्ट है, यानी मल्टीपल स्टेजेस ऑफ स्विचिंग एलिमेंट यूज कर लेते हैं और उसके थ्रू जो है वो सेम टाइम में जो है वो कहना चाहिए कि सेम इनपुट और आउटपुट के ऊपर भी जा सकती हैं। मतलब एक आउटपुट पोर्ट पे दो पैकेट एक साथ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें वो मल्टीपल स्टेजेस यूज कर लेंगे। वो एक मिसाल के तौर पे जो सिनेरियो हमारा ए टू वाई है, इसमें अगर बी टू जेड आप कम्युनिकेट करना चाहें तो सेम पॉइंट से गुजर रहा है जहां से ए टू वाई कम्युनिकेशन हो रही है। ये जो आपके पास बीच का पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अब अगर यहाँ से बी टू जेड को जाना चाहे तो ये नहीं हो सकता इस टाइम पे। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रहा हूँ किसी पॉइंट पे तो वहां हो सकते हैं बी टू
एक्स जो है ना, यहाँ पर देखें वो अलग लाइन से आ रहा है, ये अलग लाइन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये हो सकती है कम्युनिकेशन। तो पैरेलल कम्युनिकेशन भी यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब हर एक को नहीं हो सकती। तो अगर आप चाह रहे हो कि जी एक ही वक्त में दोनों आउटपुट पोर्ट्स पे ही भेज दें, तो उसके लिए फिर मल्टी स्टेजेस यूज करेंगे इसकी, स्विचेस के फैब्रिक की, समझ लें आप। तो ये आगे का एडवांस सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें सिस्को की CRS का नाम से एक जो है वो स्विच है, जो 3 स्टेज नॉन ब्लॉकिंग स्विच स्ट्रेटेजी यूज करता है। और फिर इसमें फर्दर एडवांस भी है कि वो स्विचिंग फैब्रिक, मल्टीपल स्विचिंग फैब्रिक यूज कर लेते हैं पैरेललिंग में। और वो मल्टीपल स्विचिंग फैब्रिक जो है वो फर्दर क्या करते हैं कि जो आपके पास इनपुट पे पैकेट आ रहा है उसको के स्मॉल चंक्स में तोड़ लेता है, और मल्टीपल फैब्रिक्स के ऊपर उसको स्प्रे कर देगा, और आउटपुट पे दोबारा वो के को जो है वो चंक में, एन चंक में दोबारा कर लेगा। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। बहरहाल ये बेसिक तो आपको समझ में आ गया कि एक वक्त में जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपस में कंट्राडिक्ट ना कर रहे हो, सेम पोर्ट पे ना जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट पोर्ट क्यूइंग के। अच्छा होगा क्या कि अगर तो पैकेट जो है वो जो लिंक की स्पीड है, अच्छा यहाँ पर हम दो किस्म की स्पीड डिस्कस करेंगे। एक स्पीड ये है कि जितनी प्रोसेसिंग की या यूँ कह लें स्विचिंग की कैपेबिलिटी है स्विचिंग फैब्रिक की, एक वो स्पीड है। और दूसरी स्पीड है आपके पास लिंक की, जहां से आपके पास पैकेट आ रहे हैं इनपुट की। तो अगर वो दोनों की स्पीड जो है वो मैच नहीं हो रही, मतलब फैब्रिक स्लोअर देन इनपुट पोर्ट्स कंबाइंड इज लेस देन और इक्वल टू क्यूइंग में अकर एट इनपुट क्यूज। यानी मतलब बात कहने का यह है कि जो पैकेट आपके पास आ रहे हैं लिंक से, पीछे लाइन से, वो तेजी से आ रहे हैं, और स्विचिंग फैब्रिक जो है वो उनको इतनी जल्दी आउटपुट पे भेज नहीं पा रहा है। तो अब इनपुट पोर्ट के ऊपर क्यू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्यूइंग होगी तो क्यू के बेस के ऊपर पैकेट लॉस हो जाएगा, डिले हो सका। तो ड्यू टू इनपुट बफर ओवरफ्लो, इनपुट पे जो बफर है, जो कहना चाहिए इनपुट पोर्ट का जो क्यूइंग बफर है, वो अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर पैकेट लॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो सपोज के जो हमने एक एनालॉजी हम डिस्कस करते आ रहे हैं शुरू से राउंड अबाउट वाली, कि उसमें क्या था कि जब आपके पास राउंड अबाउट पे जगह नहीं है तो आप फिर पैकेट्स को रोकेंगे पीछे, यानी उनको वेट कराएंगे कि जी अभी आप इन राउंड अबाउट में। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की है कि फिर ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि जब क्यू बढ़ जाएगी और राउटर की मेमोरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आखिरकार फिर पैकेट लॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर अब ये डिसाइड करेगा कि कौन से पैकेट को ड्रॉप करना है और कौन से पैकेट को रखना है। अच्छा, आपको याद होगा कि हम जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पर हमने कई दफा ये डिस्कस किया है कि लॉस विद इन द नेटवर्क, यानी पैकेट लॉस हो गया नेटवर्क में, या ड्रॉप एट द राउटर। ये भी हमने पीछे जब वहाँ पर हम लिंक रेट वगैरह पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि राउटर के ऊपर पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। क्यूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा था। तो वो ये क्यू है बेसिकली, कि जहाँ पर जो है वो पैकेट ड्रॉप होते हैं और लॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात कर चुका हूँ कि दो किस्म की स्पीड है। एक स्पीड वो है कि जिस स्पीड से जो है वो स्विचिंग फैब्रिक पैकेट को प्रोसेस कर रहा है पर सेकंड, और दूसरी स्पीड वो है कि जिससे आपके पास लाइन की स्पीड है, यानी लाइन से आपके पास पैकेट आ रहे हैं। तो अगर लाइन की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी और स्विचिंग फैब्रिक उस टाइम में प्रोसेस नहीं कर सकेगा, तो फिर आपके पास क्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वो क्यू जो है फिर वो एक खास लिमिट के बाद जो है वो पैकेट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है HOL या हेड ऑफ द लाइन। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि देखें कि आपके पास जो है वो एक पैकेट आया, दो पैकेट हैं रेड कलर के, जो पैकेट आपके पास रेड बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, और डॉटेड रेड लाइन से ये आउटपुट की सेम पोर्ट को अचीव कर रहे हैं, सेम पोर्ट पे जाना चाह रहे हैं। होगा ये कि जो आपके पास पैकेट जो आउटपुट पे जा सकता है वो सिंपल एक वक्त में एक जा सकता है एक पोर्ट पे। तो अब इन दोनों में से किसी एक को वेट करवाना पड़ेगा। तो सपोज के जो लोअर रेड पैकेट है उसको स्विचिंग फैब्रिक ने वेट करवाया, ब्लॉक किया है, और पहला वाला रेड पैकेट चला गया। अब देखें इसके नतीजे में जो इसके पीछे ग्रीन पैकेट था वो भी ब्लॉक हो गया। समझ ना बात, कि ये जो पहला रेड पैकेट था ये यहाँ पर आ गया, और अभी अपने टाइम पे ये प्रोसेस हो जाएगा, बफर में आ गया। इस दौरान वहां से जो है वो ब्लू पैकेट आ गया, वो चला गया इस तरफ, और इस पैकेट को वेट करना पड़ा, तो इसके पीछे ये ग्रीन पैकेट ने भी वेट करना पड़ा। तो ये जो वेट है ये कहलाता है हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग, या हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग, या क्यूइंग आप उसको कह लें। देखें एक बात थोड़ा सा और से कलर्स को मैच करते हुए देखें कि जो आउटपुट की पोर्ट का कलर है ना, वो इनपुट के बॉक्सेस का कलर है। यानी जो ग्रीन पैकेट है उसने जाना है इस पोर्ट की तरफ, लेकिन क्योंकि उसके आगे एक पैकेट ने ब्लॉक किया हुआ है रेड ने, तो वो उसकी वजह से नहीं जा सकता, हालांकि उसकी पोर्ट, आउटपुट की पोर्ट एम्प्टी है, खाली है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग या क्यूइंग कहलाता है। सही है कि एक फ्रंट पैकेट जो है वो उसको रोक रहा है आने से। तो कुछ असम्पशन है कि
suppose कि certain assumption as soon as packet arrival rate on the input link reaches to only 58% of their capacity, यानी अगर head of the line blocking हो रही हो तो ये एक थ्योरी है कि जिसमें 58% जो है वो पहुंच सकता है उसकी कहना चाहिए कि स्पीड को, कि सपोज के क्यू जो होगी वो कहाँ होगी, ये जो डेटाग्राम बफर लिखा हुआ है आपके पास जो रेड बॉक्स है, सही है। तो यहाँ पर भी हम अज्यूम करते हैं कि सपोज कि स्विच जो है वो उसकी जो रेट है जिससे उसने प्रोसेस करना है वो आर है, और ये जो है वो n टाइम्स फास्टर है देन आर लाइन से। ये बात मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ कि देखें सपोज के इनपुट की लाइन अगर 3 है तो आपको 3 टाइम्स फास्टर स्विचिंग फैब्रिक को काम करना है, अगर इससे कम होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सही है। तो पैकेट जो अराइव हो रहे हैं वो n इनपुट पे हो रहे हैं डेस्टिनेशन एंड आउटपुट के लिए, सम पोर्ट्स के लिए, लेकिन जैसे ही जो है वो आउटगोइंग लिंक पे एक पैकेट पहुंचता है जो कि आपको आउटगोइंग की पोर्ट नजर आ रही है यहाँ पे, स्विचिंग फैब्रिक से आउटगोइंग पोर्ट के ऊपर पैकेट पहुंच रहा है, तो अब उसने वेट करना है आगे लाइन जो आउटपुट की लाइन है उसकी स्पीड से, आर लाइन जो आउटपुट की जो लाइन है उसकी जो स्पीड मैच करनी है उसके मुताबिक। तो अगर आउटपुट की स्पीड जो है वो कम है और स्विचिंग की स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर पैकेट बफर होना शुरू हो जाएंगे, क्यू बनना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो आउटपुट का जो लिंक है वो एक वक्त में एक पैकेट को प्रोसेस कर सकता है। तो अब अगर पैकेट जो है वो यूनिट ऑफ टाइम में ज्यादा आना शुरू हो तो फिर वो यहाँ पर आउटपुट की क्यू बनना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट टाइम में प्रोसेस होते जाएंगे, अगर उससे ज्यादा पैकेट आना शुरू हो जाए तो फिर वो क्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आउटपुट के ऊपर एक क्यू बनना शुरू हो जाएगी। ये आउटपुट की क्यू का कॉन्सेप्ट है। यानी आउटपुट की जो बफरिंग है वो किस वजह से हो रही है कि जो लाइन स्पीड है, जिस स्पीड से आगे पैकेट ने ट्रेवल करना है वो स्पीड कम है कंपेयर टू स्विचिंग फैब्रिक, तो फिर अब यहाँ पर जो है वो आपके पास आउटपुट के ऊपर क्यू बनना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर भी अगर कंजेशन हो गया तो फिर पैकेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे, सही है। देखें ये हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे समझें कि एट पी पैकेट कम्स मोर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, सही है। ये जो पैकेट है वो आप देखें कि रेड पैकेट जो है वो एक के बाद एक टाइम में 2 पैकेट आ गए, तो 1 पैकेट टाइम लेटर जो है वो वहाँ पर आपके पास 3 पैकेट आउटपुट पे मुख्तलिफ पोर्ट्स पे आ गए। तो अब यहाँ पे बफर होगी, क्यूइंग में डिले आएगा आउटपुट बफर, क्योंकि जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो लिंक स्पीड के जो है उसके मुकाबले में उसकी स्पीड ज़्यादा है प्रोसेस करने की। अब आउटपुट पे जो पैकेट्स की जो कहना चाहिए कि जब क्यू बढ़ जाती है तो अब इसको कुछ पॉलिसी अपनानी पड़ती है मुख्तलिफ पैकेट्स को जो है वो अब उसके पास बफर में नॉट एनफ मेमोरी है, अब उसके पास पीछे और पैकेट आना शुरू हो जा रहे हैं, तो अब उसने डिसाइड करना है कि किसको ड्रॉप करना है, आइदर रिमूव पहला पैकेट जो है वो जो ऑलरेडी क्यू में मौजूद है, या फिर जो पीछे से पैकेट आ रहा है उनमें से किसी को ड्रॉप करें। तो इसके लिए मुख्तलिफ पॉलिसी हैं, एक तो ड्रॉप टेल है, मतलब एक नॉन पॉलिसी है। इसी तरह से जो है वो फर्दर ये आगे की एक अप्रोच भी लेता है कि एक्टिव क्यू मैनेजमेंट का एक एल्गोरिथम है। एक्टिव क्यू मैनेजमेंट क्या होता है, आपको याद होगा कि हमारे पास जो टीसीपी था, टीसीपी में हमें पता कैसे चलता था कि कंजेशन हो रहा है नेटवर्क पे, पैकेट ड्रॉप से पता चलता था, याद है कुछ। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपना लेता है, और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि इससे पहले कि नेटवर्क जो है वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाए और पैकेट जो है वो बुरी तरीके से लॉस्ट होना शुरू हो जाए, ये एक 2 तरह की मतलब एक AQM है, मैंने आपको बताया एक्टिव क्यूइंग मैनेजमेंट है, और इसी तरह से एक रैंडम अर्ली डिटेक्शन है, रेड उसको कहते हैं। इन दोनों टेक्निक्स में क्या होता है कि ये पैकेट इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले कि बहुत तेजी से क्यू बढ़े और बहुत तेजी से पैकेट ड्रॉप हो, वो प्री एम्प्टिवली जो है ना पैकेट ड्रॉप कर देता है, जिससे वो वहां पर मैसेज ये देता है टीसीपी को सपोज, या और भी दूसरे मैकेनिज्म में कि पैकेट ड्रॉप होना इसलिए कंजेशन है वहां पे नेटवर्क के ऊपर। यानी जो आपके पास लिंक की स्पीड है और स्विचिंग की स्पीड है, दोनों मैच नहीं कर रही, स्विचिंग जो है वो फास्ट हो रही है और लिंक आगे आपके पास स्लो है जिससे आपने पैकेट भेजना है, तो अब क्यू बढ़ना शुरू होगी। तो वो अपने बफर को फुल होने से पहले ही पैकेट कुछ एडवांस में ड्रॉप कर दे कि बफर फुल ना हो जाए, और उसके जरिए वो पीछे ये मैसेज दे कि जी आगे जो है वो कंजेशन है, नेटवर्क स्लो है, तो पीछे से आने वाले पैकेट भी फिर वो स्लो करेंगे। आपको याद होगा कि हमने टीसीपी में 2 चीजें पढ़ी थी, एक फ्लो कंट्रोल पढ़ा था, एक कंजेशन मैनेजमेंट पढ़ा था। कंजेशन मैनेजमेंट में क्या था कि जब पैकेट ड्रॉप होते हैं तो वो अपनी जो कंजेशन विंडो का साइज है वो कम कर लेता है कुछ, अगर आपको याद हो तो। वो ये टेक्निक है जिससे वो यहाँ पर स्विचेस भी उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जी कंजेशन हो रही है तो आप स्लो करें अपना सेंड करने का रेट। हाँ, एक्टिव क्यू मैनेजमेंट और रैंडम ये 2 मुख्तलिफ हैं, ये दोनों ही इसी तरह की अप्रोच अपना रहे होते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच है दोनों की। अब हम डिटेल में ये दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक उसकी लॉजिक या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि AQM या RED दोनों में फर्क क्या है, ये नहीं पढ़ रहे हैं हम। दोनों ही प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं,
एक में वो मतलब हो सकता है किसी सीक्वेंस से ड्रॉप करता हो, ये दूसरा रैंडमली ड्रॉप करता हो, लेकिन दोनों प्रोएक्टिवली ड्रॉप कर देते हैं ताकि पीछे मैसेज दें कि भाई आपके पास कंजेशन आ गया और अब आप फर्दर पैकेट्स जरा स्लो करें सेंड करना। बहुत ही आसान मॉडल है, हम बहुत सी जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ देखते हैं। तो लिंक में भी इसी तरह से शेड्यूल होता है कि लिंक शेड्यूल किस तरह करेगा कि पैकेट जो अराइव हो रहे हैं इनपुट पे, उसी तरह आउटपुट पे जाके क्यू करें। और मतलब सॉरी, आउटपुट की पोर्ट पे जो पैकेट इन हो रहा है तो वो उसी क्यू में होगा। ये हम जो अच्छा ये जो शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं आउटपुट पोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जो आउटपुट पोर्ट पे जो क्यू हो रही थी हमारी, उसके ऊपर जो पैकेट शेड्यूलिंग हो रही है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट के ऊपर जो लिंक की स्पीड है वो अगर मैच नहीं हो रही, पैकेट ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर पैकेट क्यू करना शुरू कर देंगे। और जब क्यू करेंगे तो फिर उसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो एक बहुत सादा सा मैकेनिज्म ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो है वो होगा क्या कि पैकेट जिस सीक्वेंस से आएंगे उसी सीक्वेंस से जो है वो आउटपुट पे डिपार्ट होंगे या लिंक के ऊपर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जो पैकेट पहले आया वो लाइन में फर्स्ट होगा, जो उसके बाद आया वो सेकंड होगा, जो उसके बाद आया वो थर्ड होगा। इस तरह से ये क्यू बनती है, बहुत सारी सी क्यू है। तो अब यहाँ पर जो सिंपल जो एग्जांपल है हमारे पास वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पैकेट आ रहा है, अच्छा इसमें लाइन तो आपको समझ में आ गई। फिर अच्छा अगर क्यू बढ़ जाती है तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप के लिए दो तीन किस्म के हैं, मिसाल के तौर पर टेल ड्रॉप। टेल ड्रॉप क्या है कि ड्रॉप अराइवल पैकेट, यानी जो पहले से पैकेट मौजूद है वो तो रहेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको ड्रॉप कर दो। प्रायोरिटी ड्रॉप रिमूव के भी बेसिस होती है कि मतलब प्रायोरिटी के ऊपर कोई पैकेट को रिमूव कर दो, कोई पैकेट जो है वो उसको रहने दो। इसी तरह रैंडम ड्रॉप या रिमूव की भी वो होती है आपके पास सर्विस। इसी तरह से मैंने पीछे डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट करता हूँ कि कुछ प्री एम्प्टिव, लास्ट क्लास में किया था हमने, आखिरी में बिल्कुल लास्ट क्लास के एंड में, कि प्री एम्प्टिवली कुछ मैकेनिज्म इनका काम करता है कि बफर को फ्लो ना होने दे, ओवरफ्लो ना होने दे, उससे पहले ही, यानी बफर में अभी सेकंड लास्ट एक दो पैकेट की गुंजाइश हो तो ही जो है वो पैकेट ड्रॉप कर दे, सिंपल इंडिकेशन देने के लिए टीसीपी को कि कंजेशन है नेटवर्क के ऊपर, तो पैकेट का जो रेट है वो स्लो कर दो। आपको याद होगा हमारा जो कंजेशन फ्लो मैकेनिज्म है वो किस पे बेस करता था कि पैकेट फ्लो ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो फिर वो अपनी जो कंजेशन विंडो का साइज है वो छोटा कर लेता था और स्लो कर देता था उसको। तो यहाँ पर ये जो पैकेट क्यूइंग का मैकेनिज्म है ये एडवांस या प्रीएम्प्टिव अप्रोच अपनाते हुए पहले ही जो है वो कुछ एक दो पैकेट ड्रॉप कर देता ताकि नेटवर्क पे कंजेशन ना हो जाए या फ्लो जो है वो उसका ओवरफ्लो ना हो जाए। लास्ट क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हम नेटवर्क के ऊपर पैकेट लॉस हो रहे हैं वो इसी यही इन्हीं क्यूज में लॉस होते हैं, नेटवर्क पे जो पैकेट लॉस हो रहे हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप। अच्छा इसको थोड़ा सा और डिटेल में, ये मैंने बुक से कॉपी किया है, ये डायग्राम सिंपल इसको समझ लेते हैं, बस एक जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये हमने देख लिया कि एक पैकेट जो है वो उसको थ्री टाइम्स लग रहा है, यानी यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट ऑफ टाइम में प्रोसेस कर रहा है, जो भी यूनिट है, सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, जो भी। तो सपोज कि एक पैकेट 3 यूनिट ऑफ टाइम में प्रोसेस हो रहा है, तो पहला पैकेट आया वो प्रोसेस होना शुरू हुआ, सर्व होना शुरू हुआ, दूसरा पैकेट आया वेट करेगा, तीसरा पैकेट आया वेट करेगा। अच्छा ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी नॉर्मल क्यू है, तो ये फिर 2 सर्व होगा, 3 सर्व होगा, मीनवाइल पैकेट 4 भी आ गया, तो जैसे ही 3 सर्व का कंप्लीट हुआ 4 सर्व हो गया। फिर हमारे पास देखते हैं कि कोई पैकेट नहीं है क्यू में, तो ये एम्प्टी स्लॉट मिलती है, फिर जैसे ही पैकेट 5 आता है उसी टाइम वो सर्व होना शुरू हो जाता है। प्रायोरिटी क्यू की जरूरत क्यों पेश आती है, पहले ये थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर कुछ मुख्तलिफ नेटवर्क मैनेजमेंट के जो है मैसेज होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या दी जाती है। जैसा कि राउटर्स आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ नेटवर्क आईपी जो मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके कुछ मैसेजेस हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, तो इस वाले से जो है वो प्रायोरिटी क्यूइंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा इसी तरह से जो है वो ये भी हो सकता है कि डेस्टिनेशन जो है उसकी बेस के ऊपर भी प्रायोरिटी को सेट किया जाए, मिसाल के तौर पे कि ये पोर्ट नंबर चेक करके कि ये टीसीपी का पैकेट है या यूडीपी का पैकेट है। इसी तरह से आप कोई ये डिसाइड करें कि जी ये रियल टाइम वॉइस की सर्विस है या उसको हम प्रायोरिटी दे दें, या इसी तरह कोई एसएमटीपी या आईमैप की जो ईमेल के पैकेट की सर्विस है उसको हम लो प्रायोरिटी रखें। तो इसलिए ये प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है कि प्रायोरिटी इंप्लीमेंट की जाती है। अच्छा प्रायोरिटी इंप्लीमेंट करने में जो बिल्कुल सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट है वो है कि 2 क्लास है प्रायोरिटी की, एक जो है वो आपके पास लो प्रायोरिटी की क्लास है और एक हाई प्रायोरिटी की क्लास है। तो अब दोनों क्लासेस में से जब हाई प्रायोरिटी के पैकेट पहुंचेंगे तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, लो प्रायोरिटी के पैकेट जो है वो उनको वेट करवाया जाएगा। तो सपोज जो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसमें जो हाई प्रायोरिटी पैकेट है वो आपके पास ये जो रेड लाइन के पैकेट है ये आपके हाई प्रायोरिटी पैकेट है। तो ये जो क्यू है रेड वाली ये हाई प्रायोरिटी है और ये जो ग्रीन वाली क्यू है ये लो प्रायोरिटी है। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले पैकेट आया, हाई प्रायोरिटी का पैकेट था, वो आया और पैकेट सर्व हो गया। ये अभी हम पीछे जो एग्जांपल समझ चुके हैं उसी तरह के एग्जांपल है कि एक पैकेट को सर्व होने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहे हैं।
तो 3 यूनिट ऑफ टाइम में मीन वाइल हमारे पास 2 पैकेट और भी आ गए। एक पैकेट जो है वो ग्रीन आ गया लो प्रायोरिटी का, और एक और आ गया 1 वो सर्व हो गया, 2 आया और 3 आ गया। अब इसमें से कौन सा पैकेट नेक्स्ट सर्व होगा? 3 सर्व होगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो रेड वाले पैकेट्स पे है। तो 1 के बाद 3 सर्व हुआ, फिर 2 सर्व हुआ। अब हमारे पास मीन वाइल जब 2 सर्व हो रहा था उसी दौरान एक पैकेट 4 आ गया। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि ये जो हमारा मतलब एल्गोरिथम है, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि अगर एक पैकेट जो है वो सर्व हो रहा था और प्रायोरिटी पैकेट आ गया तो आप जो है वो उसको ड्रॉप कर देंगे। तो इसको कहते हैं नॉन प्री एम्प्टिव प्रायोरिटी क्यूइंग नहीं है हमारे पास। यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है वो जो पैकेट सर्व होना शुरू हो गया वो कंप्लीट होगा तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी पैकेट को सर्व किया जाएगा। तो देखें जो 4 है वो जिस दौरान आया उस दौरान एक लो प्रायोरिटी पैकेट 2 सर्व हो रहा था, वो सर्व हो गया, फिर 4 को नंबर मिला, उसके बाद हमारे पास क्यू खाली है, और जैसे ही एक लो प्रायोरिटी का पैकेट 5 आया नेक्स्ट, तो वो सर्व हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है, अच्छा ये वाली डायग्राम मैंने बुक से कॉपी की है, ये सेम डायग्राम है अभी जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिंपल बस ये 3 यूनिट ऑफ टाइम में ये सर्व हो रहा है, ये दिखाया गया। बाकी वही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास एक ये 2 पैकेट जो है वो लो प्रायोरिटी के हैं 2 और 5, तो इनको जो है यहाँ पर जब मतलब 3 सर्व हो गया, उसके बाद 2 सर्व हुआ, मीन वाइल 4 आया, तो फिर बाद में 4 सर्व हो गया, बीच में टाइम स्लॉट खाली है, और 5 जो है वो लो प्रायोरिटी पैकेट था जो सर्व हो गया। अब आ जाते हैं हम राउंड रॉबिन और दूसरी हमारे पास इसी के साथ साथ वेटेड फेयर क्यू के ऊपर। तो राउंड रॉबिन और वेटेड फेयर क्यू देख लेते हैं। राउंड रॉबिन का क्या है कि सिंपल आपके पास 2 क्यूज हैं और दोनों क्यू जो है वो सॉर्ट ऑफ फीफो के ऊपर अमल कर रही होंगी, कि जैसे मतलब पैकेट आएगा दोनों क्यूज में, तो दोनों क्यूज में वो पैकेट 1 बाय 1 पैकेट सर्व हो रहे होंगे। तो सपोज के राउंड रॉबिन किस तरह से काम कर रहा है कि आपके पास जो है वो मल्टीपल क्लासेस हैं, और सपोज कि आपके पास पैकेट अराइवल होना शुरू है 1 2 3 4, तो अब पहले जो है वो 1 को सर्व किया, फिर दूसरी क्लास के पैकेट 3 को सर्व करेगा। अब यहाँ पर कोई पैकेट नहीं है, 2 सर्व होगा उसके बाद, और 2 के बाद कोई और पैकेट जो है वो दूसरी क्लास यानी ग्रीन क्लास का नहीं है, तो 4 सर्व हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वर्क कंजर्वेटिव क्यूइंग। वर्क कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि अगर वैसे तो रूल ये है कि एक वक्त में एक क्लास से एक आदमी आएगा, यानी यूँ समझ लें कि 2 आपने क्यूज बना लिए और 1 बाय 1 दोनों में से एक बंदा आ रहा है। लेकिन अगर किसी टाइम के ऊपर किसी एक क्यू में कोई भी मौजूद नहीं है, तो फिर वो उस क्यू को ड्रॉप करते हुए दूसरी क्यू पर चला जाएगा और वहां से कोई ले लेगा, टाइम स्लॉट खाली नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद 4 के बाद का जो हमारे पास टाइम है वो टाइम स्लॉट खाली है, 5 तक 5 एक पैकेट आया और वो सर्व हो गया। तो ये राउंड रॉबिन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल क्या है कि 2 आपके पास समझ लें कि 2 डिफरेंट क्यूज हैं जिसमें आपने सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन जो सर्व करेगा वो 1 बाय 1 दोनों क्यूज में से सर्व करेगा। इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पे बालों का ऐसा होता है कि किसी एक जगह पे 2 क्यूज लगा देते हैं और दोनों तरफ से एक एक बंदे को ले रहे होते हैं, या ऐसा करते हैं कि एक तरफ जो है वो लेडीज हैं, एक तरफ जेंट्स हैं, तो लेडीज को सर्व किया फिर एक जेंट को सर्व किया, इस तरह से भी। तो ये मुख्तलिफ क्यू की एग्जाम्पल जो है वो रॉबिन ये जो अपर पार्ट है, यहाँ पे क्या था कि हमेशा रेड को प्रायोरिटी मिलती थी, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे ये है कि 1 बाय 1 दोनों में से आएंगे, एक रेड में से आएगा, एक ग्रीन में से आएगा, एक रेड में से आएगा, एक ग्रीन में से आएगा। तो वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल जिसपे हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहां पे क्या हुआ कि आपके पास जो पैकेट पहुंचे हैं, तो पैकेट जो आपके पास पहुंचे हैं उसमें पहले आपके पास 2 रेड से आ गए और तीसरा ग्रीन से आ गया। तो रेड का जो 2 है उसको वेट करवाया उसने, पहले 1 सर्व किया, फिर 3 सर्व किया, यानी ग्रीन का पैकेट सर्व किया, फिर 2 को सर्व किया। मीनवाइल 4 आ गया, एक और पैकेट कहां से आ गया, यानी रेड वाली क्यू से आ गया। रेड वाली क्यू से 4 उसने क्यों ले लिया कि उस वक्त ग्रीन का कोई पैकेट भी क्यू में नहीं था। फिर इस टाइम स्लॉट में हमारे पास बिल्कुल क्यू खाली है दोनों की, फिर हमारे पास 5 आया जो कि ग्रीन का पैकेट था, उसको उसने उसी वक्त सर्व कर दिया। तो जो सिंपल राउंड रॉबिन है उसमें क्या है कि 1 बाय 1 दोनों लाइन से दोनों क्यू से एक एक बंदे को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें आते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास वेटेड फेयर क्यू का। वेटेड फेयर क्यू में क्या है कि जिस तरह राउंड रॉबिन है इसी तरह से ये जनरलाइज स्टार्ट ऐसे ही है कि आप देखें कि आपके पास आपने क्लासिफाई कर दिया 3 क्लासेस के अंदर, और जब आते हैं तो तीनों को जो है वो अपनी अपनी लाइन में आपने जो है वो उनको सॉर्ट आउट कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली स्टार्ट जो है वो उसी तरह लेगी कि पैकेट आएंगे तो एप्रोप्रिएट क्लास में जाकर अपने वेटिंग एरिया में चले जाएंगे, और उसके बाद फिर जो काम चलेगा वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे ही चलेगा। लेकिन एक वेटेड फेयर क्यू का कॉन्सेप्ट इसमें है, वो थोड़ा सा एंड में हम करेंगे। पहले सिंपल काम किस तरह कर रहा है, सपोज के पहला पैकेट जो है वो W1 का सर्व हुआ, तो दूसरा पैकेट W2 का सर्व होगा, फिर तीसरा पैकेट W3 का सर्व होगा। तो इस तरह 1 बाय 1 तीनों का राउंड ट्रिप चलता जाएगा। W3 सर्व हुआ तो फिर दोबारा W1 सर्व होगा, फिर W2 सर्व होगा, फिर W3 सर्व होगा, फिर दोबारा। तो अब इस वाली अगर एग्जांपल में लें तो पहले ये पैकेट सर्व हुआ, फिर ये पैकेट सर्व हुआ, फिर ये पैकेट सर्व हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल चलेगा तो ये पैकेट सर्व होगा, फिर ये पैकेट सर्व होगा, फिर ये पैकेट सर्व होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास क्यू है WFQ जो है, जो वेटेड फेयर क्यू है, ये भी कंजर्वेटिव वर्क कंजर्वेटिव है। वर्क कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब ये टाइम स्लॉट को जाया नहीं होने देता। तो अब यहाँ पर जब
तीसरे साइकिल चलेगा जब W1 के बाद W2 देखेगा खाली है तो W3 से पैकेट ले लेगा। फिर इसी तरह से जब दोबारा साइकिल चलेगा W1 का पैकेट आएगा, फिर W2 जब भी खाली मिलेगी इसके पास तो फिर दोबारा W3 से पैकेट ले लेगा। तो इस तरह से ये काम चल रहा होता है, बिल्कुल राउंड रॉबिन की तरह ही काम कर रहा है। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि 3 क्यूज है, वहां हमने 2 क्यूज पर बात की थी, लेकिन इसमें जो आखिर में हम पॉइंट ऐड कर रहे हैं जो राउंड रॉबिन में नहीं है वो थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली वेटेड फेयर क्यू में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक क्लास है, सपोज यहाँ पर अगर इसी की एग्जांपल लें क्लास 1 है, तो उसका जो वेट होगा W1, तो जो इसका टाइम स्लॉट होगी क्लास 1 की, तो वहां पर जो है वो W की जो वेटेड वैल्यू होगी वो बेसिकली बाकी की जो क्लासेस हैं उनके सम से डिवाइड करके उसको एक पोर्शन मिलेगा वेट का, वो उसके ऊपर लाजमी गारंटी मिलेगी उसको इसकी। ये है बेसिकली वेटेड फेयर क्यू का कॉन्सेप्ट। यानी एक टाइम स्लॉट में जब उसका नंबर आता है W1 का, तो W1 का जो वेट होगा वो डिवाइड होगा बाकी के दोनों के 2 और 3 के W के वेट्स के सम से, और फिर वो उसको वो वाली वैल्यू उसको लाजमी मिलेगी, यानी गारंटीड होगी वो कहना चाहिए कि सपोज कि क्लास 1 जो है वो गारंटीड फ्रैक्शन रिसीव करेगी W1 डिवाइड बाय सम ऑफ W2 एंड W3। यहाँ पर ये इसको गारंटी दी जाएगी कि पैकेट जो W1 का जो पैकेट है वो R लिंक के ऊपर गारंटीड थ्रूपुट लेगा W ओवर सम ऑफ W2 3। सिनेरियो ऐसे समझें कि जो आपके पास अभी हमारे पास क्लास 1 जो है उसके साथ क्लास 2 और क्लास 3 है, यानी W1 W2 W3। सपोज कि आपके पास कैटेगरी बढ़ गई, 5 हो गई, तो अब उन सबके ऊपर डिवाइड होगा ना टाइम, यानी हर एक को क्यू में वेट करना पड़ेगा और हर एक को जो है वो मिलेगा अपने टाइम स्लॉट पे ही टाइम मिलेगा, वो आगे बढ़ सके। समझ रहे बात? हाँ, वो टाइम स्लॉट है जो उसको गारंटीड बैंडविड्थ दे रही है कि जी इस टाइम अगर इतनी क्यूज हो यानी इतने क्लासेस हो तो उसमें जो आपका फ्रैक्शन है वो आपको लाजमी मिलेगा जब आपका नंबर आएगा। तो इस तरह से मतलब हर एक को गारंटीड स्लॉट मिल रही है कि ये गारंटीड स्लॉट है जिसमें आपने जो है वो फॉरवर्ड करना है। तो अब जो है वो हम एक तरह से ये देखें कि जो हमारे पास नेटवर्क लेयर है इसमें ये आईपी प्रोटोकॉल जो है वो इस जगह लाया करता है, जिसमें एड्रेसिंग है, डेटाग्राम के फॉर्मेट्स हैं, पैकेट हैंडलिंग है, ये चीजें हम देखेंगे। बाकी के ये जो पार्ट है इसके ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर जाते हैं नेटवर्क लेयर में। तो स्टार्ट हम लेते हैं इसके आईपी डेटाग्राम फॉर्मेट से। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम समझ लें कि ये डेटाग्राम जो है वो क्या क्या चीजें लेके जा रहा है। तो ये है थोड़ा सा यानी खुश्क टॉपिक होता है कि बिट्स और बाइट्स के बारे में पढ़ना, लेकिन नेटवर्क के स्टूडेंट्स को, नेटवर्क के प्रोफेशनल्स को ये पढ़ना, इसको समझना, इसको मास्टर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप आईपी प्रोटोकॉल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जो है वो समझ लें नेटवर्क लेयर को मास्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमारे पास है वो वर्जन है। वर्जन नंबर ये डिसाइड करता है कि ये कौन सा वर्जन है, IPv4 IPv6 है। राउटर ये वर्जन पढ़ते ही डिसाइड कर लेता है कि ये कौन से वर्जन का पैकेट है, और क्योंकि डिफरेंट वर्जन के पैकेट की लेंथ डिफरेंट है तो इसलिए जो है वो इसको डिसाइड करके ये आसानी रहती है कि ये कौन सा वर्जन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास हेडर है वो हेडर लेंथ है। हेडर लेंथ जो है वो अभी जैसे मैंने बात की कि डिफरेंट वर्जन में जो है वो हेडर की लेंथ डिफरेंट है। यहाँ पर जो हमारे पास IPv4 है इसमें ऑप्शनल का पैकेट है। नीचे अगर देखें तो आपके पास एक ऑप्शनल ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शंस की वजह से हमारे हेडर का साइज डिफरेंट हो सकता है। तो आपको ये बताना लाजमी है कि जी ये इस हेडर का साइज इतना है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्ट डेटाग्राम जो है आईपी डेटाग्राम या पेलोड वो किस पॉइंट से शुरू हो रहा है, कितनी बिट्स या बाइट्स के बाद शुरू हो रहा है। तो इसलिए जो है ना ये इसका पता चलाना जरूरी है। तो मोस्टली अगर आपके पास जो आईपी डेटाग्राम है उसका जो 20 बाइट्स हैं वो हेडर्स के होते हैं, अगर ऑप्शंस आपके पास 0 हो, यानी ऑप्शन का पार्ट आपने यूज ना किया हो। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम टाइप ऑफ सर्विस के ऊपर। टाइप ऑफ सर्विस ये बताती है कि ये किस टाइप की सर्विस है। मिसाल के तौर पे जो है वो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो मुख्तलिफ पैकेट्स को, जैसे पीछे भी हमने कुछ एग्जांपल देखी कि अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या डिफरेंट पैकेट्स को डिफरेंट प्रायोरिटी देना चाहे, मिसाल के तौर पे आप ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये रियल टाइम का डेटाग्राम है, जैसे आईपी टेलीफोनी के पैकेट्स हैं या लाइव स्ट्रीमिंग के पैकेट्स हैं, उनको आप प्रायोरिटी देना चाहें, या नॉन रियल टाइम ट्रैफिक है जैसे FTP है या UDP है, इस तरह FTP है या IMAP जो अपना जो ईमेल का प्रोटोकॉल है उसके पैकेट्स हैं, तो उनको आप डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू सर्विस में डिफरेंट देना चाहें। तो ये एक टाइप ऑफ सर्विस का जो हेडर है ये बताता है। सही है, तो ये बिट्स आपको इस चीज की बताती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डेटाग्राम लेंथ। डेटाग्राम लेंथ जो है वो बेसिकली कंप्लीट लेंथ बता रहा होता है। कंप्लीट लेंथ का मतलब ये है कि टोटल लेंथ की आईपी डेटाग्राम की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो ये 16 बिट्स लॉन्ग फील्ड है, और थियोरेटिकली अगर 16 बिट को मैं जो है वो कैलकुलेट करूं तो ये तकरीबन 65,535 बाइट्स बनते हैं।
लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में इतना बड़ा डेटाग्राम नहीं होता। नॉर्मल प्रैक्टिस में जो डेटाग्राम है वो मैक्सिमम तकरीबन 1500 बाइट्स का होता है, जो कि एक मैक्सिमम फ्रेम साइज है ईथरनेट फ्रेम का। यानी कि जो आपके पास लिंक के ऊपर जो मैक्सिमम आपके पास फ्रेम मिल सकता है वो उस साइज का ही आईपी डेटाग्राम बनाया जाता है। तो ये आईपी लेंथ, अच्छा ये लेंथ हमारे पास जो है वो चेकसम वगैरह के पार्ट में भी जो है वो लेंथ का यूज आता है। ठीक है, तो लेंथ का पार्ट हो गया। अब हमारे पास जो नीचे तीन फील्ड्स हैं, आइडेंटिफायर, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये तीनों जो हैं ये बेसिकली यूज होते हैं आईपी फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन हम नेक्स्ट, इससे टॉपिक नेक्स्ट हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे, वहां ये डिस्कस हो जाएगा कि ये आईपी फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। इसके बाद हमारे पास है टाइम टू लिव, टीटीएल। टीटीएल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट देता है कि एक पैकेट जो है वो फॉर एवर नेटवर्क के ऊपर घूमता ना रहे, हमेशा के लिए जो है वो मतलब एक लॉन्ग लिव राउटिंग लूप ना बना दे इसका। तो इसमें करते क्या है कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इसकी लाइफ डिसाइड करती है कि ये पैकेट कब तक यूज रहेगा, कारआमद रहेगा, और उसके बाद जो है वो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो होता ये है कि ये डिक्रीमेंटेड वैल्यू होती है, मतलब जैसे जैसे जो है वो आपके पास कहना चाहिए कि होप्स यानी राउटर्स के ऊपर ये ट्रैवल करता जाता है, हर होप के ऊपर एक माइनस हो जाती है वैल्यू। तो जब ये टीटीएल फील्ड की वैल्यू 0 पे पहुंचती है तो फिर वो जो राउटर है वो उसको इट मस्ट ड्रॉप द पैकेट। हाँ, वो टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक वैल्यू हमने दे दी है जो कि डिक्रीमेंट हो रही है हर राउटर के ऊपर। तो सपोज कि आपने लिख दिया जी 16 इसकी वैल्यू है, तो जब वो 16th राउटर पे पहुंचेगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो राउटर उसको डिस्कार्ड कर देगा रिगार्डलेस कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये टाइम टू लिव का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पैकेट जो है वो इधर उधर नेटवर्क पे खामा खाई कंजेशन करता हुआ ना घूमे, उसकी या तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे या एक खास टाइम के बाद वो डिस्कार्ड कर दिया जाए। अच्छा, फिर आगे जो अपर लेयर आपके पास नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्रोटोकॉल को डिसाइड कर रहा होता है कि प्रोटोकॉल बताता है अपर लेयर के प्रोटोकॉल का। मतलब आप थोड़ा सा याद करें कि हम जो पूरा प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे हमने टीसीपी या ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेगमेंट है वो हम नेटवर्क लेयर को देते हैं, और नेटवर्क लेयर उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के पैकेट को एनकैप्सुलेट करके ट्रेवल कराता है थ्रू आउट द नेटवर्क, और दूसरे एंड पे जाकर ट्रांसपोर्ट लेयर को दोबारा हैंड ओवर कर देता है। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ये जो पैकेट पास करना है ये कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर को पास करना है, ये टीसीपी का पैकेट है या यूडीपी का पैकेट है। जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल या एनोलॉजी हम उससे ले सकते हैं कि हमने पोर्ट नंबर हम यूज करते थे ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान। पोर्ट नंबर याद है, पोर्ट नंबर किस लिए होता था कि इस प्रोग्राम से ये पैकेट कम्युनिकेट होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो है वो एचटीटीपी के पैकेट्स हैं या यूडीपी के पैकेट हैं, सॉरी एचटीटीपी के हैं, या सपोज के आपके पास जो है वो रिमोट आप लॉग इन कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कहना चाहिए एसएसएच के पैकेट हैं, या कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, तो पोर्ट नंबर ये बताता है। तो इसी तरह ये यहाँ पर नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को बाउंड करने के लिए ये हमारे पास जो है वो अपर लेयर का प्रोटोकॉल से बताता है कि ये नेक्स्ट अपर लेयर के किस प्रोटोकॉल को आपने जाके हैंड ओवर करना है। इसी तरह की एग्जांपल हम आगे भी पढ़ेंगे, जहां पर हम डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, तो वहां पर भी ये लिंक लेयर प्रोटोकॉल और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के दरमियान बाइंडिंग किस तरह होती है वो भी हम, एक फील्ड होती है वो आगे जाके पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं हेडर चेकसम का, हमारे पास टॉपिक है हेडर चेकसम। जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है कि आपके पास जो है वो पैकेट जो है वो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। चेकसम का कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, यूडीपी में भी टीसीपी में भी, तो वही कॉन्सेप्ट है। बेसिकली करते क्या है कि आप जो है वो उसकी वैल्यू को वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर देते हैं और वो चेकसम के फील्ड में भेज देते हैं। उस एंड पे जाके वो उन दोनों वैल्यू को हेडर की लेंथ को और इसको जब ऐड करता है तो अगर कोई एरर आता है तो फिर वो उसको पता चल जाता है कि ये एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ही पैदा होता है कि आईपी प्रोटोकॉल यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल और इसी तरह टीसीपी या यूडीपी दोनों चेकसम क्यों कर रहे हैं? दो फील्ड दो डिफरेंट लेयर के प्रोटोकॉल दोनों क्यों चेकसम कर रहे हैं? तो इस वक्त थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट खुद ही आंसर पे चला जाता हूँ। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था। तो इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि जो आईपी प्रोटोकॉल है, जो आईपी हेडर है, वो सिंपल आईपी हेडर का चेकसम कर रहा होता है, यानी उसको अंदर वाला जो डेटा है उसके बारे में नहीं मालूम कि उस डेटा में कोई एरर आ गया या नहीं आया, तो वो अपने पैकेट्स का जो है वो चेकसम कर रहा होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि टीसीपी जो है उसने सिर्फ आईपी पे ट्रेवल नहीं करना, बल्कि वो किसी और प्रोटोकॉल पे भी ट्रेवल कर सकता है नेटवर्क लेयर के। जैसे कि मिसाल के तौर पे एटीएम, हमने एक नेटवर्क लेयर पढ़ी है जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे, एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, तो वहां पर भी जो है वो टीसीपी का पैकेट ट्रेवल कर सकता है। तो ये इसलिए जो है वो ये चेकसम दोनों पे अलग होता है। 32 बिट का जो है हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। ये सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है? जिस होस्ट ने पैकेट को जनरेट किया, इनिशिएट किया, वो अपना 32 बिट का एक आईपी एड्रेस डालता है, और इसी तरह से जो डेस्टिनेशन में जहां पहुंचना है आखिर में, बिल्कुल एंड सिस्टम जो होस्ट है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ये ऐड करता है। ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि ऑप्शनल यहाँ पे देता है कि कोई और ऑप्शन आप ऐड करना चाहें तो वो फिर और ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, और इसकी वजह से IPv6 के वर्जन में ये ऑप्शन वाला पार्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है डेटा या पेलोड,
ये फील्ड जो है इसमें बेसिकली असल में कंटेन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के सेगमेंट को, टीसीपी या यूडीपी को, या फिर कोई और पैकेट भी हो सकते हैं जैसे आईसीएमपी, जो हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि उसके पैकेट भी हो सकते हैं जो कि नेटवर्क के प्रोटोकॉल के मैसेज हो सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंक्लूड हुआ। जो सेगमेंट जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर ने दिया है और उसने जो है वो आईपी डेटाग्राम की फॉर्म में नेटवर्क के ऊपर मूव करना है। तो ये डेटाग्राम जो है ये आपके पास लिंक लेयर से भी ट्रैवल करेगा, यानी दो नेटवर्क की जो डिवाइसेज हैं यानी राउटर्स हैं, या एक होस्ट और राउटर के दरमियान जब पैकेट ने ट्रैवल करना है तो वो उसमें एक फिजिकल लिंक से जाना है। तो यहाँ पर जब ये पैकेट आता है तो इसको हम लिंक लेयर फ्रेम कहते हैं। तो लिंक लेयर फ्रेम जो ट्रैवल करेगा, कल भी हमने बात की थी कि जो पैकेट सेंड कर सकता है वो जो लिंक आपको मैक्सिमम कैपेसिटी दे रहा है उससे बड़ा पैकेट आप नहीं भेज सकते, उसको हम कहते हैं एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो सपोज के अगर आपके पास ईथरनेट के फ्रेम जो है वो कैरी कर सकते हैं, सपोज के ईथरनेट अगर आपके पास प्रोटोकॉल है लिंक लेयर का, तो ईथरनेट के ऊपर 1500 बाइट्स ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं जो कि 576 मैक्सिमम देते हैं, इससे ज्यादा वो आपको एमटीयू का साइज यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का साइज नहीं देते। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम दरपेश ये होता है कि सपोज कि आपके पास, इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें, आपके पास सपोज के जो है वो एक राउटर है और वो कनेक्टेड है 4 लिंक्स के साथ या 3 लिंक्स के साथ। सपोज इस राउटर के मैं लिंक्स के ऊपर ये हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब जनाब आपके पास एक पैकेट आ रहा है एक लिंक से, और वो पैकेट जो है वो उसका साइज जो है वहां पर जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो लिंक लेयर का प्रोटोकॉल जो चल रहा है उस पर साइज डिफरेंट है, यानी सपोज के 1500 बाइट्स है। और आगे जहाँ पैकेट ने जाना है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहा है वहां पर लिंक लेयर का, और वहां पर सपोज 576 मैक्सिमम है। तो अब ये पैकेट जो है वो आगे कैसे भेजे राउटर, ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब अब राउटर ये बैठा हुआ डिसाइड करता रहे, देखता रहे कि कौन से लिंक से बड़ा पैकेट आ रहा है, उसको छोटे पैकेट्स में भेजना है, और कैसे करना है, क्या करना है। तो ये है असल में प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को ये हमने आईपी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिजॉल्व किया। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ इतना होता तो काफी था, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा और ज्यादा है। वो क्या है कि एक तो उसने इसको बड़े पैकेट्स को छोटे फ्रेम्स में तोड़ना है, लेकिन फिर आगे जाके उसको रीअसेंबल भी करना है। तो वो रीअसेंबल कौन करे, और अगर राउटर यही काम करता रहे तो फिर उसको और क्या, उसका अपना भी तो कोई काम है नेटवर्क का। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक लिंक है, ये जो लिंक है ये इस पे एमटीयू जो है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, जो इसका लिंक लेयर का फ्रेम है उसका साइज है। तो सपोज के इसका साइज है 1500, सही है। और दूसरा जो लिंक है उसका साइज मैक्सिमम सपोज वो आपको सपोर्ट कर रहा है 575। तो अब मैंने जो प्रॉब्लम बताया वो ये है कि अब यहाँ से राउटर के पास ये आ गया पैकेट, अब इसने आगे जो लिंक पे फॉरवर्ड करना है उस लिंक की कैपेसिटी कम है। तो अब इस मसले के ऊपर इसको कोई इसका हल निकालना है, और वो एक हल ही हो सकता है जो फ्रेगमेंटेशन, ये भी हम आगे जाते हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं है, मसला फिर ये है कि अगले पॉइंट पे राउटर के पास जो यही लिंक भेजेगा पैकेट्स, वो छोटे पैकेट भेज रहा होगा, और या यूं कह लो कि ये जो फ्रेगमेंटेशन कर दी इनको रीअसेंबल कौन करेगा। तो इसका जो आईपी फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि एक लिंक से पैकेट का साइज बड़ा आ रहा है, अब अगला जो लिंक है वो कहता है मैं इतने बड़े पैकेट का साइज मेरे पास से ट्रेवल ही नहीं कर सकता, मुझे छोटे साइज में पैकेट चाहिए। तो उसने जो है ना इस मसले का हल निकाला कि उनको सेपरेट लिंक लेयर फ्रेम्स में ब्रेक कर दिया। सपोज के ये इस केस के अंदर हम 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो रेंज आ जाएगी, और फिर आप जो है वो उसको आपने सेंड कर दिया। तो ये प्रॉब्लम तो हल हो गया, लेकिन अब इसका मसला ये रह गया कि जी इनको रीअसेंबल कौन करेगा। तो IPv4 के जो डिजाइनर्स थे उन्होंने इस मसले के लिए ये सोचा कि भाई अगर हमने ये राउटर ही की जिम्मेदारी लगा दी रीअसेंबल करने की, तो राउटर का काम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमने ये मेरा ख्याल है कहीं पढ़ा होगा, बहरहाल बुक में तो है, मैंने पीछे पता नहीं क्लास में डिस्कस किया या नहीं किया, कि जो स्ट्रेटेजी रखी गई है वो ये है कि नेटवर्क कोर को सिंपल रखना है। प्रिंसिपल ये था कि नेटवर्क कोर सिंपल रहे, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो इसके लिए फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि एंड सिस्टम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो पैकेट ब्रेक हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गई, सही है, और ये एंड सिस्टम के जिम्मे लगा दिया कि भाई आपने ये रिसेंबली कर काम करना है, सही है। अब हम आ जाते हैं कि ये काम होगा कैसे, मतलब ठीक है आपने ब्रेक कर लिया। तो अब आपको याद होगा कि हमने जो है वो इस स्लाइड में, जो पिछली स्लाइड थी, यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट जो है ये डिस्कस नहीं किया था, कि जिसमें एक 16 बिट का आइडेंटिफायर है, फ्लैग है और फ्रेगमेंट ऑफसेट है। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो है
ये फील्ड जो है ना वो आईपी डेटाग्राम में ऐड होती हैं जब ये डेटाग्राम क्रिएट किया जाता है होस्ट एंड पे। होस्ट जो है वो स्टैम्प करता है ये सारी चीजें, तो वो एक डेटाग्राम का जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है और उसके साथ साथ जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस डालता है। अच्छा, टिपिकली जो होस्ट है वो सेंड जो कर रहा होता है, जो नंबर दे रहा होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो इंक्रीमेंट के साथ होता है। सपोज कि जितने पैकेट वो भेज रहा है हर पैकेट में वो आइडेंटिफिकेशन नंबर इंक्रीमेंट के साथ दे रहा है, तो ईच डेटाग्राम जो है वो उसका डिफरेंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूनिक 16 बिट का ये नंबर होता है। इसी तरह से जब वो राउटर के पास आता है, जब वो फ्रेगमेंट करेगा तो फिर उसके पास एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये हर पैकेट की एक आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ओरिजिनली ये जो डेटाग्राम था इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये था। ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जिससे फर्दर हमने ये पता चलाना है कि ये जो फ्रेगमेंट किया है हमने इसके कितने हिस्से हुए। अब कब तक जो है वो होस्ट वेट करे कि अच्छा अब और भी इसका कोई पार्ट आना है, तो उसका फिर आगे ये हुआ कि फ्लैग हमने ऐड किया। फ्लैग किस तरह से काम करता है कि फ्लैग जो है वो स्टैम्प किया जाता है राउटर की तरफ से हर उस पैकेट को जो फ्रेगमेंट हुआ है। अच्छा, ये बात मैं थोड़ा शायद पीछे बताना रह गया कि जो हम इसको आईपी डेटाग्राम को लिंक लेयर के छोटे फ्रेम्स में ब्रेक कर रहे हैं उसको हम फ्रेगमेंट का नाम दे रहे हैं। तो अब हर फ्रेगमेंट जो है उसको हमने एक फ्लैग लगाना है और जो शुरू के जितने भी कहना चाहिए कि फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं उनको हमने फ्लैग देना है 1, और जो फाइनल आएगा लास्ट पैकेट आए जो लास्ट जो फ्रेगमेंट होगा उसको हम 0 का फ्लैग लगाएंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये जो फ्रेगमेंट्स थे ये पूरे कंप्लीटली रिसीव हो गए, फर्दर मोर कोई फ्रेगमेंट नहीं है, तो अब उसको वो रीअसेंबल कर लेगा होस्ट एंड पे। अच्छा, आखिरी पॉइंट हमने अभी डिस्कस करना रह गया और वो चीज क्या है इसमें, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ्रेगमेंट है इसमें कहां से कहां तक का पार्ट आ रहा है मैसेज का, जो डेटाग्राम था ओरिजिनल। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें हमारे पास एक जो है वो लार्ज डेटाग्राम है 4000 बाइट का, और वो आगे हम जिस लिंक पे भेजना चाह रहे हैं वो लिंक जो है वो MTU सपोर्ट करता है 1500 बाइट्स, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब उसको हम जो है वो पेलोड में या यूं कह लें कि जो हम ब्रेक करेंगे सेगमेंट्स में, तो 3 सेगमेंट्स में उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो हर सेगमेंट जो है उसकी लेंथ डिवाइड हो गई। सपोज के पहले तो जो सेगमेंट है उसमें 1500 की लेंथ आपने कर ली तो 3000 हो गए, और आखिरी का जो पैकेट था उसकी आपने 1040 लिखी हुई है क्योंकि वो आप उसको राउंड फिगर में उसको ब्रेक किया हुआ है। तो यानी जो 2 टू द पावर के फॉर्म में हम यहाँ पे कर रहे होते हैं ना काम। तो अब जो है वो आपने ब्रेक कर दिया। और अच्छा, एक पार्ट थोड़ा सा इसमें ये भी शामिल है कि 20 बाइट्स का आईपी हेडर भी होता है। सही है, तो इस वजह से भी जो है वो ब्रेक करते हुए आपके पास टाइप्स में जो है वो बाइट्स होंगे। तो अब जो है वो यहाँ पर जो है वो फ्रेगमेंटेशन आपने कर दी, तो पहले पार्ट में लेंथ आ गई, दूसरे पार्ट में आइडेंटिफिकेशन है। ये आइडेंटिफिकेशन फिक्स होती है, तीनों में सेम होगी। ठीक है, आईडी जो है। और फिर फ्लैग बिट्स का मैंने आपको बता दिया कि फ्लैग जो है वो ये आपको बता रहा होगा कि ये जो 2 पैकेट हैं जिसमें 1 फ्लैग आ रहा है इसका मतलब है कि अभी पीछे एक और फ्लैग यानी इसका एक सेगमेंट बाकी है, तो फाइनल सेगमेंट पहुंचेगा तो आपके पास 0 फ्लैग से, तो अब वहां पर होस्ट एंड पे उसको वो रिकम्पाइल कर सकता है, यानी रीअसेंबल कर लेगा। अच्छा, ऑफसेट से आपको पता चल रहा है कि पैकेट का कहां से कहां तक का पार्ट जो है वो यानी सेगमेंट जो है वो लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो कंप्लीट आपका एक वहां पे पहुंच जाएगा और रीअसेंबल हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा होस्ट और राउटर्स को देख लें कि होस्ट और राउटर आपके पास यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, और होस्ट जो है वो सिंगल लिंक के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ। अच्छा, इसी तरह से जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एक डेटाग्राम को सेंड करना चाहता है नेटवर्क के ऊपर, तो वो अपना जो लिंक उससे कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड होगा, और उसकी बाउंड्री जो अदर साइड पे होस्ट कनेक्टेड हुआ हुआ फिजिकल लिंक के साथ दूसरी तरफ आपके पास कहाँ से कनेक्टेड है, वो राउटर से कनेक्टेड है। तो ये फिजिकल जिससे कनेक्टेड है इसको हम इंटरफेस कहते हैं। इसी तरह से जो राउटर है वो भी इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो राउटर के जो लिंक जहाँ कनेक्टेड है वो भी इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो राउटर की जॉब क्या है कि अगर यहाँ से होस्ट एक डेटाग्राम भेज रहा है तो राउटर जो है वो उस डेटाग्राम को लेगा और आगे लिंक्स पे फॉरवर्ड कर देगा डेटाग्राम को। तो वो आगे के जो लिंक्स हैं, यानी राउटर एक से ज्यादा लिंक से कनेक्टेड है और आगे के जो लिंक्स हैं वो भी उसके इंटरफेस कहलाते हैं। तो द बाउंड्री बिटवीन द राउटर एंड द वन लिंक इज कॉल्ड एन इंटरफेस। सही है, तो राउटर से राउटर के दरमियान हो या राउटर से होस्ट के दरमियान हो जो इंटरफेस बन रहा है, जो लिंक बन रहा है उसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। ये जो आईपी प्रोटोकॉल है ये आईपी डेटाग्राम को सेंड करना चाह रहा है और इसी तरह से जो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो रहा है। तो ये आईपी डेटाग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हर होस्ट का या राउटर का जो इंटरफेस है इस पर अपना एक ओन आईपी एड्रेस हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपी एड्रेस टेक्निकली जो है वो एसोसिएट किसके साथ हुआ है, इंटरफेस के साथ।
rather than with the host or router containing that interface. देखें बेसिकली जो आईपी एड्रेस है आपके पास वो रिक्वायरमेंट है आईपी प्रोटोकॉल की, और आईपी प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी लिंक कनेक्टेड है यानी इंटरफेस कनेक्टेड है उस पर एक अपना एक आईपी एड्रेस हो। मैंने लिंक्स को जो है ना वो सर्किल किया है, देखें इस डायग्राम में। तो बेसिकली ये बात जो आखिर में पॉइंट मैंने किया वो ये कि बेसिकली जो आईपी एड्रेस है उसका ताल्लुक इंटरफेस से है या लिंक से है, ना कि होस्ट या राउटर इटसेल्फ। अब देखिए राउटर के ऊपर तो 3 इंटरफेस हैं, ज्यादा होते हैं, तो हर इंटरफेस का एक आईपी एड्रेस होगा, तो राउटर का तो एक आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। इसी तरह से आप अपने मोबाइल डिवाइस या आपकी जो लैपटॉप वगैरह है इस पे भी इंटरफेसेस एक से ज्यादा होते हैं। एक तो आपके पास ईथरनेट है जिसमें आप मतलब जो ईथरनेट केबल कनेक्ट करते हैं, और दूसरा इंटरफेस आपका वाईफाई का है। तो दोनों के ऊपर अलग आईपी एड्रेस होता है। अगर आपके पास वाईफाई राउटर भी लगा हुआ है और आपने ईथरनेट भी लगाया हुआ है तो दोनों के ऊपर डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। तो हर इंटरफेस की आईपी एड्रेस एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हर राउटर के इंटरफेस में भी एक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, अब इसके ऊपर आते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि इंटरफेस बेसिकली रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सॉरी आईपी एड्रेस बेसिकली रिक्वायरमेंट किस चीज की है, इंटरफेस की है। तो हर होस्ट के ऊपर जितने भी इंटरफेस हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ही दिखाएंगे, एक वक्त में देखें होस्ट जो है वो एक वक्त में एक जगह से कम्युनिकेट कर रहा होता है। एक इल्ला ये कि आपने कोई स्पेसिफिकली कोई सॉफ्टवेयर ऐसे चलाए हो, कोई उसमें सेटिंग ऐसी की हुई हो, कोई काम ऐसा आपका चल रहा हो कि जिसमें वो एक से ज्यादा इंटरफेस को यूज करे, वरना वो अमूमन एक इंटरफेस पे काम कर रहा होता है। या तो आपका वाईफाई से चल रहा होगा इंटरनेट, या फिर ईथरनेट से चल रहा होगा। तो लेकिन राउटर के ऊपर एक से ज्यादा इंटरफेस है और हर इंटरफेस पे डिफरेंट आईपी एड्रेस है, और हर इंटरफेस जो है वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है आईपी एड्रेस होना। अब हम आ जाते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। आईपी एड्रेस आपके पास बेसिकली 32 बिट का एक एड्रेस होता है, और उसको हम सो कॉल्ड डॉटेड डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो 32 बिट का एक एड्रेस है, इसको बेसिकली एड्रेस क्या होता है, ये कंप्लीट है एड्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक। जो आपका कंप्यूटर है, जो आपकी मशीन है, वो इस एड्रेस को कंप्लीट लेती है, इस पूरे को समझती है वो। हमने ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हमने 4 बाइट्स में डिवाइड कर दिया, 8 बिट्स के 4 सेट बना दिए इसके, और उसको हम डॉटेड डेसिमल फॉर्म में कहते हैं। तो सपोज कि अगर ये आपके पास जो पूरा एक कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको अगर आप कन्वर्ट करें बाइनरी से डेसिमल में, तो ये कोई लाखों में जाके नंबर बनेगा, और वो नंबर याद रखना एक बहुत मुश्किल काम है। तो उससे ज्यादा आसान ये है कि हमने जो है वो बाइट्स में तोड़ दिया इसको 4, और हर बाइट को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उस बाइनरी कन्वर्जन को हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम आईपी एड्रेस इस तरह से डॉटेड डेसिमल में लिखते हैं 223.1.1.1। तो इस तरह से जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 32 बिट लॉन्ग है, 4 इक्वल बाइट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया है, और ये किस लिए किया, हमने अपने समझने के लिए किया है, और इस तरह से जो है वो हम इसको इजीली जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अच्छा, आईपी एड्रेस की अभी हम बात कर चुके हैं कि हर इंटरफेस के लिए रिक्वायरमेंट है कि अगर वो आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तो हर इंटरफेस को एक ग्लोबल इंटरनेट की आईपी एड्रेस चाहिए, और वो एक ग्लोबली यूनिक एड्रेस होता है। सिवाय ये कि इल्ला ये कि अगर आप जो है वो ब्रैकेट्स में इस बात को कह रहा हूँ कि इल्ला ये कि आप नेट चला रहे हैं, एनएटी नेट। एनएटी नेट क्या होता है कि आप जो है वो एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर लगा हुआ है आपके पास, और आप लोकल अपनी आईपी यूज कर रहे हैं। वो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थियोरेटिकली हम ये समझ रहे हैं कि सिंपल हर आईपी एड्रेस, हर इंटरफेस को, चाहे वो होस्ट हो या राउटर हो, उसको एक ग्लोबली एक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, और वो आईपी एड्रेस जो है वो ऐसे आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, बल्कि वो आईपी एड्रेस का एक पूरा एक तरीकाकार है, और उसके थ्रू आईपी एड्रेस असाइन होते हैं। अच्छा, अब आईपी एड्रेस जो होता है उसमें एक पार्ट होता है सबनेट, और उससे जो है वो सबनेट से जो है वो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबनेट क्या होता है इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा हम जो है वो इसमें ये डिसाइड कर लें कि जो है वो आईपी एड्रेस हमने बिट्स डिसाइड कर ली। अब जो है वो इंटरनेट को भी हमने डिसाइड। अच्छा, ये बात थोड़ी सी रह गई बीच में कि ये जो आपके पास कनेक्टेड नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास कोई राउटर, कोई स्विच नजर नहीं आ रहा है, क्लाउड सा नजर आ रहा है जो होस्ट कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो रियल सिनेरियो, इसमें अगर आपने वाईफाई वायरलेस यूज कर, सॉरी वायर्ड यूज कर रहे हैं तो ईथरनेट से कनेक्टेड होगा और कोई स्विच लगा होगा। इसी तरह से अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हैं तो कोई वाईफाई का मतलब बेस स्टेशन लगा होगा, और वाईफाई के इंटरफेस से जो है वो आपका पीसी कनेक्टेड होगा। तो लेकिन यहाँ पर हम अपने सिंपल करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर 5 और 6 में डिस्कस होंगे। यहाँ पर हम अपना ये सिंपल करने के लिए इसको हम एक क्लाउड की सूरत में लिख रहे हैं, और फिलहाल जो है वो हम क्लाउड के फॉर्म में इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम जिक्र करते हैं सबनेट का, कि सबनेट क्या है। हर नेटवर्क जो है वो उसको आप यूँ कह लें कि सबनेट बेसिकली जो है वो जो हमारे पास एक सपोज ये एक राउटर है, और इस राउटर का एक इंटरफेस जो है वो सपोज कि आप लेफ्ट टॉप साइड पे यहाँ पर एक इसकी एग्जांपल ले लें कि ये जो
राउटर का इंटरफेस है, ये 3 होस्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक सबनेट बना रहा है, या ये राउटर का इंटरफेस जो है वो इन होस्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक सबनेट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब सबनेट को फर्दर हम समझने के लिए देखें तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है वो इसमें आईपी एड्रेस में, इसको हम और से देखें तो ये जो भी जिसको मैंने सर्किल किया सबनेट्स को, तो इसमें जो है ना सबनेट क्या है बेसिकली, आप उसको सिंपली यूं कह लें कि एक नेटवर्क है बस। सादा तरीन अल्फाज में सबनेट इज अ नेटवर्क। ऐसे ये कि सबनेट की फर्दर हम आगे बात करते हैं कि ये एक आईपी नेटवर्क है और किस बेस पे हम इसको सबनेट कहते हैं ये हम आगे फर्दर समझते हैं, लेकिन सिंपली ये समझ लें कि एक नेटवर्क को हम सबनेट कह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरह से है। तो सपोज कि आप इस पर गौर करें कि आपके पास ये जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं एक सबनेट के अंदर, जिसको मैं सबनेट कह रहा हूँ, इसमें आप देखें कि शुरू की जो 24 बिट्स हैं ये सेम है, चाहे वो राउटर का इंटरफेस हो या चाहे वो होस्ट हो। तो ये दूसरा सबनेट है, देखें इसके भी शुरू की 24 बिट सेम है। ये तीसरा सबनेट है, इसकी भी शुरू की 24 बिट सेम है। इसको हमने /24 करके भी लिख दिया है, और वो /24 जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसको हम सबनेट मास्क भी कहते हैं। बेसिकली यूं समझ लें कि ये शुरू की 24 बिट्स के बारे में बता रहा है कि ये 24 बिट्स जो है ये सबनेट का हिस्सा है या नेटवर्क का हिस्सा है, यूं कह लें उसको आप। और बाकी की जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट के लिए, यानी वो होस्ट का आईपी एड्रेस होगा। क्रिएटिंग आइलैंड ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क्स, ईच आइसोलेटेड नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेट। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये टर्म ध्यान में रखें कि चाहे वो राउटर के साथ कनेक्टेड हो या होस्ट के साथ कनेक्टेड हो, उन सबको आपने आइसोलेट करना है। चाहे वो राउटर से राउटर कनेक्टेड हो, मेरे अल्फाज जरा गौर से सुनिएगा, चाहे वो राउटर से राउटर कनेक्टेड हो, यहाँ पे कोई राउटर नहीं है इसलिए यहाँ पर राउटर को नहीं हम ले सकते, तो डिटैच कर दें। ये डिटैच कर रहा हूँ मैं एक सर्किल सा या एक स्क्वायर सा बना रहा हूँ, जिससे मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने इसको डिटैच कर दिया, यानी अलग कर दिया, किससे, होस्ट से और राउटर से। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सबनेट बन गए। रेसिपी को दोबारा से देख लें कि रेसिपी क्या है कि डिटैच कर दें सारे इंटरफेसेस को होस्ट या राउटर से, और आपस में जो उनका एक नेटवर्क बन रहे हो उन सारे आइसोलेटेड नेटवर्क्स को आप एक सबनेट डिक्लेयर कर दें। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करें, वही रेसिपी, पिछली रेसिपी मैं रिपीट करता हूँ। रेसिपी क्या है कि आप हर नेटवर्क के जो होस्ट और राउटर्स हैं उनको डिटैच कर दें इंटरफेसेस के साथ, और फिर वो इंटरफेसेस जहां जहां कनेक्शन बना रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, उन सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को आप सबनेट डिक्लेयर कर दें। तो इस स्लाइड में आपके सामने जो डायग्राम है इसमें कितने सबनेट्स हैं, सही है। तो पॉइंट समझ में आ गया है कि ये जो मैंने पीछे बात की भी थी एम्फसाइज करके कि राउटर टू राउटर भी जो है वो ये जो 3 लिंक है, बाद औकात लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं और इसको सबनेट नहीं अज्यूम करते। तो ये भी एक सबनेट है, और बाकी के ये सबनेट तो बहुत आसान है, ये तो सामने नजर आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इससे आगे के पॉइंट की तरफ, और इससे आगे का पॉइंट ये है कि इंटरनेट पे जो एड्रेसिंग होती है, आजकल का जो इंटरनेट है वो बेसिकली किस पे काम कर रहा है, वो कर रहा है क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग पे। और क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग किस तरह से, इसको थोड़ा सा पॉइंट को हम समझ लें, तो तवज्जो से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा देखें, फॉर्मेट क्या है कि आपके पास पहले तो जो है ना वो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है a.b.c.d के फॉर्म में। अच्छा, क्लास आपने पढ़ी होंगी वहां पर लैब में शायद, तो इसलिए कोई क्लास सी और क्लास बी भी कह रहा था। तो ये क्लासेस होती थी जो शुरू में की जाती थी। अब जो इंटरनेट जिस पे काम कर रहा है वो सॉर्ट ऑफ क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है। तो बहरहाल क्लासेस पढ़ना अच्छा इसलिए होता है कि आपको उससे एक अच्छा आईपी एड्रेसेस का एक व्यू हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है जिसमें a.b.c.d है, और दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट है जिसमें स्लैश करके x लिखा हुआ है। ये /x बेसिकली जो है नंबर ऑफ बिट्स बता रहा है कि सबनेट पोर्शन के नंबर ऑफ बिट्स हैं। क्रम में जो हमारे पास आईपी एड्रेस है, ये एक आईपी एड्रेस है, इसमें जो सबनेट वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये जो ब्लू कलर के अंदर जो आपके पास बिट्स नजर आ रही हैं। और ये आपको जो जितनी बिट्स आपके पास सबनेट की होंगी वो आप यहाँ पर स्लैश करके आइडेंटिफाई कर देंगे। तो नया जो मतलब जो अब इंटरनेट चल रहा है उसको हम साइडर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको जो CIDR को हम जब पढ़ते हैं तो साइडर करते हैं। तो साइडर बेसिकली किस बेस पे चल रहा है कि उसमें 2 हिस्सों में आपने आईपी एड्रेस को रखा हुआ है। पहला जो आपके पास जो पार्ट है वो आपके पास एक तरह से आईपी एड्रेस है जिसको 32 बिट का आईपी एड्रेस है, और दूसरा जो पार्ट है वो एक जहाँ पर x हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो x बेसिकली जो है वो आपको बता रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंट बिट है इस एड्रेस में जो हमने पोर्शन रखा हुआ है आईपी एड्रेस का नेटवर्क के लिए, यानी प्रीफिक्स है, या यूं कह लें कि नेटवर्क प्रीफिक्स है। यानी ये एड्रेस जो है वो नेटवर्क का एड्रेस है, बाकी का एड्रेस जो है वो होस्ट का एड्रेस है। तो अब ये वाली बात सबको समझ में आई है कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
यस सर। होस्ट पार्ट को और नेटवर्क पार्ट को। तो होस्ट पार्ट कौन सा होगा? होस्ट पार्ट वो पार्ट होगा कि जिसके अंदर जो है वो आपके पास आईपी एड्रेसेस असाइन हो रहे होंगे होस्ट को। तो सपोज कि यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कितनी बिट्स हैं नेटवर्क की, सबनेट की, लिखा हुआ है सामने 23 बिट्स हमारे पास जो है वो नेटवर्क की है। तो बाकी की बिट्स कितनी बची होस्ट के लिए? 9 हुई। तो 9 2 टू द पावर 9 कितना होता है? कैलकुलेटर यूज कर लें चाहे तो 512। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होस्ट वाला पार्ट है इसमें 512 आईपी आ सकती है। मेरा सवाल ये है कि मुझे 1000 आईपी एड्रेस चाहिए एक कंपनी के लिए, तो होस्ट वाला पार्ट कितना और 2 टू द पावर n की फॉर्म में आपने सॉल्व करना है, तो बिट्स कितनी होंगी इसकी होस्ट पार्ट की, ये आप कैलकुलेट कर लें। फिर जब मैं आपसे पूछूं तो आप उसको जवाब दे दें, चलें लिख दें जब। सही है, तो आपको पॉइंट समझ में आ गया। और मेरा ख्याल है अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो साइडर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें इंजीनियरिंग। तो सपोज यस सर। आपके पास एक बड़ी कंपनी है, एक आईएसपी है, और सपोज कि उसको 10,000 एड्रेस चाहिए, तो आप इसी फार्मूले से और दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसकी होस्ट बिट बढ़ाते जाएंगे 2 टू द पावर n की फॉर्म में, तो 10,000 की रेंज में जहां पर आपके पास लाया कर रहा होगा, आप कहेंगे जी इतनी बिट्स में हो जाएगा इसका काम। तो मैं यहाँ तक का पॉइंट समझा पाया हूँ कि देखें, जब आईपी एड्रेस की रेंज 2000 रिक्वायर्ड हो और आप जो है वो उसको 65,000 दे दें, तो फिर 2000 के बाद के बाकी 63,000 जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो सिस्टम था इसमें बहुत फ्लॉ थे और बहुत ज्यादा मसाइल थे इसके साथ। तो फिर जो है वो साइडर की तरफ आए, यानी क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो क्लास लेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग के जरिए हम ये मसला आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अब अगर इसको 2000 एड्रेस चाहिए तो कितना चाहिए होगा इसको, 2 टू द पावर क्या होगा इसका आंसर? तो 2 टू द पावर 11 अगर आप यूज करें साइडर की फॉर्म में, तो आप जो है वो 2048 आईपी उसको असाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मतलब नॉमिनल किस्म का वेस्टेज है। 48 आईपी को ऐसी वो नहीं है, हो सकता है कि वो इंटरनली कुछ और भी नेटवर्क बनाए, सबनेट, जो कि अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह से जो है वो साइडर जो है वो किस तरह से आईपीस को सेव करता है, और ये बहुत आसानी भी हो गई। अब आपको जो है वो ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि ये कौन सी क्लास की आईपी है, रिगार्डलेस। अब आपको सिंपल /x की फॉर्म जो आपके सामने लिखी हुई है, इसमें कोई भी आईपी एड्रेस का पूल दे दें तो आप सबनेट बना सकते हैं कि ये सबनेट बनेगा इसका। सबनेट का मतलब ये कि नेटवर्क का पार्ट इतनी बिट्स का होगा और बाकी का पार्ट होस्ट का है। वो होस्ट किस तरह से डिवाइड करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सबनेटिंग हमने नहीं पढ़ी है, हमने सिंपल सबनेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक क्लास जो हमारी चल रही है। तो अब हम आ जाते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। अच्छा, आगे देखें, आईपी एड्रेसेस जो आईएसपीज डिवाइड करती हैं। सपोज कि हाउ डज नेटवर्क गेट सबनेट पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसको आप तवज्जो कीजिएगा कि देखें, मिसाल के तौर पे एक आईएसपी है, उसको एक आईएसपी को ब्लॉक मिल गया नेटवर्क का 20 बिट्स का। 20 बिट्स नेटवर्क की है, यानी उसका सबनेट जो है वो 20 है। तो अब होता यह सिनेरियो में कि उस आईएसपी के पास फर्दर ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे ऑर्गेनाइजेशन 0 1 2 3 4 7 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के पास भी जो है वो आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो वो उनको अपने पूल में से डिवाइड करके आईपीस जो है वो आगे दे देता है। अच्छा, एक बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ जिसको आपने सबने एक्नॉलेज करना है कि देखें, हमारे पास जो ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है डॉटेड डेसिमल में लिखा हुआ है। डॉटेड डेसिमल का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पहला वाला पार्ट बनेगा, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा पार्ट बनेगा, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो तीसरा पार्ट बनेगा। सही है। तो अगर सिंपल आप जो है वो सिंपल यहाँ पर अगर देख रहे हो, यानी ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है जो कि थर्ड ऑक्टेट में 000100000 है ना, तो ये बाइनरी वैल्यू जो है वो आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं डेसिमल में तो आपके पास वैल्यू बनती है 16। ऐसे ही है ना, थर्ड ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, इसमें जब उसने रेंज आपको डिफाइन कर दी कि ये आपके पास होस्ट वाला पोर्शन है, यानी ये आईएसपी खुद यूज कर सकती है, होस्ट का पोर्शन है ये सारा, तो अब इससे आगे की जो आईएसपी के पास वैल्यूज होंगी वो खुद असाइन कर देगी। वो बालों का जी कंफ्यूजन होता है कि यार देखने में तो हमें ये लग रहा है कि इसके पास तो जो है ना वो 16 था, तो इसने ये 18 कहाँ से निकाल लिया और 20 कहाँ से आ गया और 30 कहाँ से आ गया। एक वैसे विजिबल देखने में ये कंफ्यूजन हो सकता है ना, जो इसको सही रियलाइज ना करे बात को। उसने वैल्यू दी 200.23.16.0/20 और उसने आगे किसी को 18 दे दी डॉट, यानी थर्ड ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, किसी को 20 दे दी, किसी को 30 दे दी, तो ये कहाँ से निकला है 20 30। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में देख रहे हो। जब हम इसको बाइनरी की फॉर्म में देखेंगे ना और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाइनरी की फॉर्म में क्या है कि देखें, इससे आगे का जो पार्ट है, इससे आगे का पार्ट जो है ना वो इनको असाइन किया गया है, तो इनको असाइन करते हुए वो वैल्यूज भी लिखी हुई है। अब इनको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो पहले वाला जो रेंज है वो है तो 16 ही, यानी थर्ड ऑक्टेट 16 ही है, लेकिन 16 से आगे की इसको मिली हुई है 23 बिट्स, यानी जो यहाँ तक की बिट्स हैं ये बिट अपने सबनेट में यूज कर सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन 0।
फिर उससे आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये 3 बिट्स हैं जिसके अंदर वो अपने एड्रेसेस की रेंज लाया कर सकती है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 18 से स्टार्ट हो रही है, और आगे फिर जो है वो 20, और फिर उसके यानी फोर्थ ऑक्टेट में भी जो है वो वैल्यूज उनकी होंगी 0 से लेकर 55 तक, तो उनको भी वो यूज करेगा। नेटवर्क के विद इन सबनेट भी सबनेट्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आईएसपी को एक बड़ा सबनेट मिला है, एक सबनेट मिला है ये वाला जो पहला हमारे पास है, और वो आईएसपी ने अपने पास जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको फर्दर सबनेट डिवाइड करके दे दिए, और उसने जो सबनेट बनाया वो अपने वाले पोर्शन से बनाया। मतलब ये समझ लें कि जो बाकी की 20 बिट्स थी इसकी यहाँ, इन बिट्स को वो डिवाइड करके आगे, सपोज के ये यहाँ तक का जो पार्ट है वो सबका सेम है ना, इससे लेफ्ट का, तो 20 बिट्स का जो पार्ट था वो इसका था। इसने आगे की जो 3 बिट्स थी वो फर्दर इनको दे दी कि आप ये 23 बिट्स, मतलब ये 3 बिट्स आप यूज कर सकते हैं, इससे आगे के बिट्स आप यूज कर लें। मतलब 23 इन द सेंस के मतलब इनका जो नेटवर्क एड्रेस है वो 23 है, इससे आगे का आपके पास होस्ट एड्रेस होगा। ये जो एड्रेस है ये होस्ट एड्रेस होंगे इन सब इनके। तो इस तरह से जो है वो फर्दर उसको सबनेट आगे भी डिवाइड कर सकता है। मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था वो ये था कि थर्ड ऑक्टेट में जो वैल्यू चेंज हो रही है ये वालों का कंफ्यूजिंग हो सकती है कि आप ये देखें कि यार इस आईएसपी को तो 16 मिला था, तो इसने 20 और 30 कहाँ से लाया, तो 20 और 30 क्योंकि थर्ड ऑक्टेट उसका यूज हो रहा है, थर्ड ऑक्टेट के अंदर उसके कुछ बाइट्स हैं, सॉरी बिट्स हैं, क्योंकि जो टोटल वो यूज कर रहा है वो 20 का नेटवर्क का पोर्शन। तो इस तरफ वाला जो पोर्शन है आईएसपी के पास ये भी इसके होस्ट में शामिल हो रहा था, तो इसमें से इसने डिवाइड करके आगे सबनेटिंग कर दी, फर्दर सबनेटिंग कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट था नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क का। अच्छा, अब हम आते हैं आगे एक और हायरार्किकल एड्रेसिंग और राउट एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हायरार्किकल एड्रेसिंग क्या है कि देखें, जो भी अभी हमने पीछे बात पढ़ी है ना, तो जो भी आउटसाइड द वर्ल्ड नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा होगा वो नेटवर्क वाले पार्ट के ऊपर ही डिसीजन करेगा। तो ये कहेगा सेंड मी एनीथिंग विद एड्रेस बिगनिंग दिस। तो वो जो इंटरनेट से सेंड करने वाले होंगे वो शुरू की 20 बिट्स जो होंगी ना इसमें से उनको कंपेयर करेंगे और यहाँ भेजेंगे ट्रैफिक को। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? पीछे हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से राउटर्स के ऊपर जो है वो आईपी एड्रेसिंग का मसला हल किया जाता है, कैसे इंटरफेस के ऊपर जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। तो आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो इस 20 बिट्स की बेस पे डिसीजन करेंगे और वो नेटवर्क वाले पार्ट में से मैच करके आगे इस नेटवर्क को भेज देंगे। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक आईएसपी है, फ्लाई बाय द नाइट आईएसपी है, और इसी तरह एक और आईएसपी है जो आईएसपी फॉर अस के नाम से है, और ये दोनों का सबनेट डिफरेंट है। सही है, आईएसपी फॉर अस जो है वो उसका सबनेट है 199.31.0.0 और ये इसका नेटवर्क का पोर्शन जो है वो 16 बिट्स है। इसी तरह जो हमारे पास यानी सबनेट मास्क जो है वो उसका /16 है। इसी तरह हमारे पास जो ये आईएसपी है बाय नाइट, फ्लाई बाय नाइट, तो फ्लाई बाय नाइट जो है वो उसका 200.23.16.0 है और 20 बिट्स जो है वो उसकी सबनेट मास्क है या /20 सबनेट मास्क है या 20 बिट्स नेटवर्क का हिस्सा है या सबनेट का हिस्सा है, एक ही बात है, नेटवर्क का हो या सबनेट का हो। अब हो ये रहा है कि जो हमने पीछे सिनेरियो पढ़ा कि जो फ्लाई बाय नाइट आईएसपी है उसने ये ऑर्गेनाइजेशन पीछे एग्जैक्टली सेम आईएसपी के साथ पीछे हम देख चुके हैं बात, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को ये सबनेट्स डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पर जब बाहर के किसी राउटर से कोई इनके लिए पैकेट आएगा, सपोज ऑर्गेनाइजेशन 1 का पैकेट आया कोई, तो ऑर्गेनाइजेशन 1 का पैकेट जब यहाँ आएगा तो वो सिंपल 20 बिट्स का जो एड्रेस है वो चेक करते हुए इस राउटर को फॉरवर्ड कर देगा जो आईएसपी बाय नाइट का बाय द नाइट फ्लाई बाय द नाइट आईएसपी है, इसका जो आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, यानी सॉरी, इसका जो राउटर होगा उस पर, यानी पहले 20 बिट्स के ऊपर। अच्छा, फिर यहाँ जो राउटर होगा वो आगे अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक करेगा और वो फॉरवर्डिंग टेबल में जो आगे की बिट्स हैं फर्दर उनकी बेस पे, यानी 23 बिट्स की बेस पे यहाँ पर वो इस एड्रेस को फॉरवर्ड कर देगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस था। और फर्दर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो राउटर लगा हुआ होगा वो राउटर जो है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक करते हुए उसकी आगे की बिट्स डिसाइड करके वो स्पेसिफिक होस्ट की तरफ वो आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड कर देगा। तो जो यहाँ पॉइंट है वही समझने का ये है कि जो राउटर्स हैं उनका काफी काम ये बच रहा होता है कि वो कंप्लीट आईपी एड्रेस के ऊपर कंप्यूट नहीं कर रहे, बल्कि वो जो नेटवर्क का पोर्शन गिवन है, जैसे सपोज 20 का इसकी रेंज गिवन है, जो हमने पीछे बात पढ़ी थी कि लॉन्गेस्ट मैच करना है, तो वो उसकी बेस पे यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। राउटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है कि जो शुरू का पार्ट है उसको राउटिंग टेबल में चेक कर रहा है और फॉरवर्ड कर देता है, बाकी जितने आगे आगे बिट्स जाती जा रही है तो वो सबनेट अगले सबनेट के जो राउटर है वो डिसाइड कर रहा है। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये जो आईएसपी थी, ये आईएसपी सपोज इसने फ्लाई बाय नाइट ने जो है वो आईएसपी फॉर अस को भी खरीद लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन 1 थी इसने वो यहाँ से उठा के इधर मूव कर दी। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि आईएसपी में जो सपोज के दोनों आईएसपी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो गई, लेकिन इसके पास पहले से एक एडवर्टाइज पूल था और इस एडवर्टाइज पूल को क्या वो खत्म कर दे या कैसे इसका मसला हल किया जाए और इस एडवर्टाइज आईपी रेंज के अंदर ये वाली रेंज कैसे आए। तो अब पहले तो ये एडवर्टाइज करते थे कि जी कोई भी चीज, जैसे इसने एडवर्टाइज किया हुआ है कि कोई भी चीज इस नेटवर्क की रेंज में हो तो मुझे भेज दो, यानी इस आईपी एड्रेस के जो शुरू की 20 बिट्स का नेटवर्क की जो बिट्स है वो चेक करो तो ये मुझे भेज दो। इसी तरह इसने कहा था कि जी 199.31.0.0 की जो भी चीज आ रही है वो मुझे भेज दो।
अब इसके पास एक और आईपी का पूल आ गया जो कि 23 बिट्स नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिफरेंट पूल है। तो उसका फिर क्या हल निकाला जाए, तो उसका हल ये होगा कि ये दोनों को एडवर्टाइज करेगा और जो पहले से असाइन आईपीज हैं, ये जो डॉटेड जो लाइन है जिसके आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा लिंक से आगे, ये लिंक बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 199 के आईपी पूल को, जो कि आईएसपी आरएस ने पहले से दे रखा है इन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे सिंपल ये ऑर्गेनाइजेशन 1 हाईलाइट की है जो कि दूसरे उससे मूव होकर आ गई। तो अब बात ये समझाने की है कि अब जो है वो हायरार्की में ही क्योंकि होता है, तो फिर अब ये दोनों को एडवर्टाइज करेगा कि ये नहीं, दो सबनेट एडवर्टाइज कर रहा है कि ये एड्रेस हो या ये एड्रेस हो तो मुझे फॉरवर्ड कर दो। और अब क्योंकि वो लॉन्गेस्ट मैच, देखें ये वाला जो शुरू का पार्ट है ये दोनों में मैच कर रहा है ना, 20 बिट्स यहाँ भी मैच करेंगी, इसकी 20 बिट यहाँ भी मैच करेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन 1 जो है वो एक सबनेट के साथ आईएसपी आरएस के पास मूव हो गई है, लेकिन उसका जो शुरू का 20 बिट का पोर्शन है वो यहाँ से ही मैच करता है। तो अब इंटरनेट पे बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा होगा इस रेंज के लिए, वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसने कहाँ जाना है? तो लॉन्गेस्ट मैच करेगा और लॉन्गेस्ट मैच जो है वो हमारे पास नीचे है 23। तो अब जो भी ट्रैफिक आएगा इसके लिए वो यहाँ नहीं जाएगा बल्कि ये लॉन्गेस्ट मैच की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देगा। सही है, पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? तो इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि एक आईएसपी के पास एक से ज्यादा सबनेट हो सकते हैं डिफरेंट उसके, और उनको वो किस तरह से एडवर्टाइज करेगा और किस तरह से एग्रीगेट करेगा राउटिंग को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आईपी एड्रेस मिलता कैसे भाई, कैसे मिलता है, कहाँ से लेंगे आईपी एड्रेस? क्या अपनी मर्जी से आईपी एड्रेस बना लेते हैं सब लोग, या फिर कोई आ रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है कोई? तो आईपी एड्रेस के ब्लॉक्स जो हैं वो आईकैन के नाम से, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स, ये इसका वेब एड्रेस भी दिया हुआ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्रेस एलोकेट करती है और इसी तरह से वो डीएनएस को भी मैनेज करती है और आईपी एड्रेसेस जो है वो असाइन करती है, और इसी तरह से नेम रिजॉल्व करना, यानी डीएनएस का जो पार्ट है, यानी जो हम पढ़ चुके हैं ना डीएनएस, तो जिसमें ये आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो एक नेम बाइंड होता है, www का जो एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है, तो वो डोमेन नेम भी ये इदारा जो है वो असाइन करता है। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा सा वहाँ पीछे मैं चाहूंगा कि इसको और ऐड करते जाएं, इसमें कर लें, या यहाँ पे इस स्लाइड में लिख लेते हैं इसको, बात को, और उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट कि एक चीज और इसमें हम ऐड करनी चाहिए, और वो कहलाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो हर सबनेट का जो लास्ट एड्रेस है कंप्लीट, यानी सपोज कि आपको जो भी रेंज मिली है सबनेट की, उसी सबनेट में, तो उस सबनेट का एक लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, और वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है उसके ऊपर हम ब्रॉडकास्ट भेज सकते हैं, यानी वो सबके पास चली जाएगी, सेम सबनेट के ऊपर फॉरवर्ड होगा, राउटर से बाहर नहीं जाएगा, दूसरे नेटवर्क से नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखें। उसी नेटवर्क का जो राउटर होगा तो वो उसकी रेंज तक रहेगा और आगे नहीं जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये 255.255.255.255 के सेंस में हमने जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक सबनेट का फुल एड्रेस। जी आप बोले सर, एक बार फिर से बताएं, ये किस लिए होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस? ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस चीज के लिए यूज होगा कि ये सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी इस एड्रेस के ऊपर अगर आप कोई मैसेज भेजेंगे तो वो उस सबनेट पे मौजूद हर होस्ट के पास, हर इंटरफेस के पास जाएगा, यानी राउटर तक भी पहुंचेगा और सारे जो है वो होस्ट के पास भी आएगा। तो पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस, पहला एड्रेस हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं उसको, और लास्ट एड्रेस जो है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो ये दोनों एड्रेस जो है वो होस्ट को असाइन नहीं किए जाते, यानी इंटरफेस पे असाइन नहीं होते, चाहे राउटर का इंटरफेस हो या किसी होस्ट का इंटरफेस हो। अच्छा, अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पता चल गया कि जी आईपी एड्रेस कैसे जो है वो मिलते हैं, लेकिन अब फर्दर ये कि होस्ट को कैसे मिले, हाउ डज अ होस्ट गेट आईपी एड्रेस? एक होस्ट को आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है? सिंपल स्टैटिक का। तो अब ये एक बड़ा हैसल है, मतलब अगर या तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ये काम करना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या घरों पे अगर आप होम यूजर को ये टास्क दें तो उसके लिए तो एक बड़ा अदाब हो जाएगा कि यार हर दफा आईपी डालनी है, और फिर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो दूसरी जगह फिर आपको आईपी डालनी है, फिर वहां से आईपी लेनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है। तो इसका आसान हल ये हुआ कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी जो है वो उसने इसका हल निकाला। डीएचसीपी एक तरह का प्लग एंड प्ले टाइप का प्रोटोकॉल है, जो यूं कह लें कि आपको जो है वो मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, बल्कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बड़ा काम हल कर देता है, या यूं कह लें कि जो होम यूजर है उसके लिए काफी आसानी कर देता है। तो डीएचसीपी जो है वो प्लग एंड प्ले है, इसको जीरो कॉन्फ भी कहते हैं, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बस होता क्या है कि जो है वो जो काम मैनुअली करना था उसको ये लैन पे या वाईफाई पे जो है वो डीएचसीपी के थ्रू कर लिया जाता है। डीएचसीपी जो है वो एक यूजर जो है वो आईपी के लिए रिक्वेस्ट करता है और डीएचसीपी जो है उसको आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। डीएचसीपी जो है वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इस डायग्राम में देखें, फिर हम वापस आते हैं पीछे वाली डायग्राम में। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जिसमें एक न्यूली अराइव होस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करता है,
ऑब्टेन करने के लिए आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर जो है उसको आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता है। और एक सिंपल सा केस अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं इसका। गोल क्या है, गोल के ऊपर आ जाते हैं। करेगा क्या कि जी होस्ट को जो है वो डायनामिकली ऑब्टेन करेगा आईपी एड्रेस फ्रॉम द नेटवर्क सर्वर व्हेन इट जॉइंस द नेटवर्क। और इसी तरह आईपी रिन्यू भी हो सकती है, और एड्रेस जो है वो आपको लीज किया जा सकता है कुछ लॉन्ग टाइम के लिए भी, और ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेरी आपको एक एड्रेस असाइन किया जाए, जब आप मूव करें तो वो एड्रेस जो है वो आपसे वापस ले लिया जाए। सही है। तो जो न्यूली अराइव जो के यूजर है उसने जब मतलब आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट की है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह डीएचसीपी फॉलो करता है, ये 4 स्टेप्स हैं, इसको हम देखते हैं डिटेल में। एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेंगे कि होस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा डीएचसीपी डिस्कवर की रिक्वेस्ट, फिर डीएचसीपी सर्वर जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा। और फिर होस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी आईपी की, और फिर डीएचसीपी सर्वर जो है वो उसके जवाब में डीएचसीपी एक्नॉलेज भेज देगा। ये थोड़ा सा हम इसको आगे आके देखते हैं डिटेल में 4 स्टेप्स को। तो 4 स्टेप्स यहाँ पर हम अच्छा यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आ गया कि एक नेटवर्क पे नया डीएचसीपी यानी डीएचसीपी क्लाइंट आ रहा है, तो ये डीएचसीपी सर्वर कनेक्टेड है इसके साथ, और इन दोनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन होगी। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो अब देखें डीएचसीपी सर्वर के पास एक आईपी असाइन है जिसकी आईपी है 2.5, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ 223.1.2.5। अब ये एक क्लाइंट आया है और इसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज में ये कहेगा जी डीएचसीपी सर्वर हो, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मुझे बताओ कहाँ हो तुम। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा उसमें सोर्स का एड्रेस 000 होगा और पोर्ट 68 पे वो भेजेगा, और यहाँ पर जो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो ये 255.255.255। अच्छा, पोर्ट 68 जो है वो सोर्स की पोर्ट होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 67 होगी। अच्छा, 255 अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि उस सबनेट पे मौजूद जितने भी होस्ट होंगे उन सबके पास पहुंचेगा, और एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर भी हो सकते हैं विद इन अ नेटवर्क या विद इन अ सबनेट। तो अब वो उन सब के पास जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसमें देखें इंटरनेट एड्रेस, ये YI एड्रेस जो लिखा हुआ है, योर इंटरनेट एड्रेस यानी डेस्टिनेशन का इंटरनेट एड्रेस ये लिख रहा है, जो कि इसको नहीं पता तो इसने डॉट 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 0.0.0.0 लिख दिया। अच्छा, यहाँ एक ट्रांजेक्शन आईडी इसने ऐड कर दी है जिससे ये बता सकता है कि हम हमारी जो आईडी ब्रॉडकास्ट पे जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है उसकी आईडी क्या है। रिप्लाई के अंदर डीएचसीपी भी ब्रॉडकास्ट ही भेजेगा कि आई एम अ डीएचसीपी सर्वर, हियर इज एन आईपी एड्रेस फॉर यू, यू कैन यूज। अच्छा, ये डीएचसीपी ऑफर कहलाता है ये मैसेज। डीएचसीपी ऑफर का मतलब ये है कि ये जवाब में जो है वो आपको ये देखें, ये मैसेज में उसने बताया कि मैं हूँ, और बेसिकली मैसेज इस तरह का भेजता है कि जिसमें जो है वो सोर्स एड्रेस, अब देखें ये एड्रेस ऐड हो गया जो यहाँ पर 2.5 था, ये एड्रेस ऐड हो गया। इसने कहा कि जी मैं इस एड्रेस पे हूँ, पोर्ट इसने अपनी 67 यूज की, वहाँ पे देखें ब्रॉडकास्ट पे 67 पोर्ट थी जो कि डीएचसीपी सर्वर के लिए पोर्ट यूज हो रही है, यूडीपी पोर्ट है ये। ठीक है, ये एक यूडीपी की पोर्ट है 67 जो ब्रॉडकास्ट के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो जवाब में इसने क्या किया है, डीएचसीपी सर्वर ने जवाब में जो मैसेज भेजा है उसका क्या नाम लिखा हुआ है। तो डीएचसीपी ऑफर जो उसने सेंड किया है, तो इसमें आईपी आ गई है, तो अभी बात खत्म हो जानी चाहिए। बात खत्म इसलिए नहीं हो रही कि पहली, और दूसरी बात ये भी सवाल पैदा होता है कि वो ब्रॉडकास्ट क्यों भेज रहा है, जब उसको तो बता दिया उसने कि भाई यानी सर्वर क्यों ब्रॉडकास्ट कर रहा है। पहली बात तो ये है कि जी कुछ और भी डीएचसीपी सर्वर हो सकते हैं, सेवरल डीएचसीपी सर्वर हो सकते हैं, तो वो सेवरल मैसेजेस आ सकते हैं। तो सारे मैसेजेस ब्रॉडकास्ट इसलिए होते हैं कि सब डीएचसीपी सर्वर्स को भी पता चल जाए, और जो यूजर है उसको अभी आईपी असाइन नहीं हुई है तो उसको भी पता चल जाए, और फिर वो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेगा, किसी एक ऑफर को वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन इसके बाद की कम्युनिकेशन भी ब्रॉडकास्ट ही होगी, दोनों की, अभी भी यूनिकास्ट नहीं होगी। अब इसने कहा कि ब्रॉडकास्ट भेज रहा, ओके आई विल टेक दैट आईपी एड्रेस, और फिर जो मतलब बेसिकली जो मैसेज आ रहा होगा ये होगा। अभी भी देखें इसने सोर्स जो है वो 000 ही लिखा हुआ है, यानी ब्रॉडकास्ट भेजा हुआ है, और डेस्टिनेशन इसका क्या है, ब्रॉडकास्ट, यानी सॉरी सोर्स एड्रेस अभी उसने अपना वही लिखा है 000, अभी उसने चेंज नहीं किया अपना एड्रेस, लेकिन ये बताया कि मैं ये टेक कर रहा हूँ, और यूर एड्रेस में ये इसने यहाँ 5 होगा, इसको 5 अज्यूम करना है। तो ये डीएचसीपी को रिप्लाई करेगा, अपना सोर्स एड्रेस उसने 0 लिखा हुआ है और डीएचसीपी का एड्रेस उसने 5 लिखेगा, 4 नहीं होगा, ताकि जो है वो उसको रिप्लाई करेगा, और फिर जो है वो डीएचसीपी सर्वर जो है वो, अच्छा ये भी ब्रॉडकास्ट होगी ताकि सबको पता चल जाए कि ये इसने इसको असाइन कर दिया। तो सोर्स का एड्रेस जो है वो डीएचसीपी का एड्रेस है, और ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो इस न्यू अराइविंग होस्ट का एड्रेस है। अच्छा, यहाँ पर एक और नई चीज आ रही है जिसको हम कह रहे हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बेसिकली क्या है कि वो ये बताएगा डीएचसीपी सर्वर कि ये आईपी जो है वो इतने टाइम के लिए लीज हो सकती है, आपको इतने टाइम के लिए यूज के लिए दी गई है। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि अच्छा थोड़ा सा इसका फायदा और एक आध पॉइंट में ऐड कर लूँ डिस्कस करने पे। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आईपी की जो रेंज है वो आपके पास है किसी एक नेटवर्क के ऊपर, तो एक आदमी आता है वो आईपी यूज करता है और फिर चला जाता है, तो आईपी उसी के पास रह जाए तो फिर आपकी आईपी तो खत्म हो जाएंगी थोड़े से टाइम में। तो वो आईपी को रीयूज करने के लिए भी डीएचसीपी जो है वो रिन्यू के लिए एक लीज टाइम रखता है, और एक टेम्परेरी आईपी का भी कॉन्सेप्ट है, यानी ये भी पॉलिसी रख सकता है कि जो भी कनेक्ट हो उसको हमेशा नई आईपी दी जाए, टेम्परेरी आईपी हो, जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो तो वो आईपी उससे खत्म हो जाए और फिर वो किसी और को दे दी जाए। तो ये दोनों पॉलिसी डीएचसीपी पे इंप्लीमेंट हो सकती हैं।
तो ये सेवरल डेज के लिए भी किसी को असाइन कर सकता है और फॉर दैट ट्रांजेक्शन भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है डीएचसीपी सर्वर। तो अब जनाब हम आ जाते हैं, बस इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। तो लीज टाइम से जो है वो आपके पास कई ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि जी ये आईपी एड्रेस कितना रिलीज हो जाएगा और कब होगा। फिर आखिर में एक्नॉलेजमेंट भी ब्रॉडकास्ट इसलिए होती है कि बाकी सब जो डीएचसीपी सर्वर है उनको ही पता चल जाए और वो मैसेज जिसने आईपी यूज करना है उसको भी पता चल जाए कि डीएचसीपी सर्वर ने ये मुझे आईपी लीज कर दी है और ये मेरे पास ही रहेगी। एक आखिरी का पॉइंट जो कि इस स्लाइड का मेरा ख्याल है ये वाला पॉइंट जो है मेरा ख्याल है रह रहा है मोबाइल सपोर्ट वाला, इसको डिस्कस करते हैं और अगली स्लाइड का एक आध पॉइंट है, डीएचसीपी का टॉपिक तकरीबन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये सपोर्ट फॉर मोबाइल यूजर्स के हवाले से है कि अगर सपोज कि एक मोबाइल यूजर कनेक्ट हो रहा है, जैसे ये यहाँ पर तो लैपटॉप है, मिसाल के तौर पे वाईफाई से आप कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क के ऊपर और आप फिर चेंज करते हैं दूसरे नेटवर्क पे जा रहे हैं, वाईफाई राउटर चेंज हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली सबनेट भी चेंज हो रहा होगा। तो जब सबनेट चेंज हो रहा होता है तो फिर डीएचसीपी के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि जब नई आईपी उसको असाइन हो रही हो तो टीसीपी कनेक्शन जो है वो उसका लॉस ना हो। तो वहां पर उस मसले का हल जो है वो फिर एक कॉन्सेप्ट है मोबाइल आईपी का, जो कि चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस होगा। वहाँ इसको थोड़ा सा हल करने का एक बताया गया है कि कैसे जो है वो एक मोबाइल नोड जो है वो अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव हो रही हो तो किस तरह से उसका टीसीपी कनेक्शन लॉस ना हो और वो जो है वो ट्रांजिशन हो जाए सीमलेसली दूसरे नेटवर्क की तरफ। ये किस तरह से ट्रैवल कर रहा है ये थोड़ा सा इसमें डिस्कस हो रहा है कि सपोज जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल है ये बेस कर रहा है यूडीपी पे, मैंने आपको बताया 67 68 पोर्ट ये यूज कर रहे हैं। फिर ये आईपी की तरफ आता है और फिर ईथरनेट पे और फिजिकल लिंक लेयर पे ये ट्रैवल करता है। तो ये सारी लेयर्स पे ट्रैवल करता हुआ ये पैकेट जो है वो सर्वर तक पहुंचता है, जिसमें हमने ये देखा कि सर्वर ने पैकेट रिसीव करने के बाद वहां पर भी ये सारी लेयर्स यूज हो रही है, डीएचसीपी किस तरह से काम कर रहा है लेयर वाइज। और फिर आगे जो है वो ये पैकेट रिप्लाई कर रहा है और उसको असाइन हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा सिनेरियो है। इसका थोड़ा सा रिप्लाई और रिक्वेस्ट का एक वायर शॉट का भी डिटेल ये प्रिंट स्क्रीन दिया हुआ है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। इसमें हमने तकरीबन पीछे टॉपिक में हमने बात डिस्कस करनी है, सिर्फ एक पार्ट जो रह रहा है वो मैक एड्रेस वाला पार्ट है, फिजिकल लिंक लेयर का, वो अभी हमने पढ़ी भी नहीं है वैसे, तो इसलिए जो है वो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक एड्रेस सिंपल एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कि लिंक लेयर पे यूज हो रहा होता है, जो कि हमने आगे जाके पढ़ना है।